क्रिसमस की चहल पहल से भरी सड़कों पर हर तरफ म्यूजिक गूंज रहा था। आसमान से बर्फ की पहली स्नोफ्लेक्स गिरने लगी थीं। लोगों की हंसी और खुशियां उस सफेद बर्फ के साथ मिलकर पूरे माहौल को गर्मजोशी और फेस्टिव फीलिंग से भर रही थी। उसी भीड़ में एक छोटा सा फैमिली खुशी खुशी टहल रहा था। उनकी छोटी बेटी चमचमाती लाइट्स को देखकर मुस्कुराई और अपने पेरेंट्स से बोली, आज मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डे है। लेकिन तभी उनके कदम अचानक रुक गए। उनके सामने एक विशालकाय आदमी आकर खड़ा हो गया। छोटी लड़की ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि हैरानी और एडमिरेशन थी। वह विशाल शरीर वाला इंसान और कोई नहीं, बल्कि हमारा प्रोटैगनिस्ट था। वह कुछ पल तक चुपचाप उस फैमिली को देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे भीड़ के बीच अकेला आगे बढ़ गया। उसके अंदर गुस्सा और गहरी तन्हाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। वह सबवे स्टेशन की ओर चल पड़ा। उसकी चौड़ी पीठ पहले से भी ज्यादा अकेली और खाली लग रही थी। जैसे ही वह सीढ़ियां उतरने वाला था, अचानक रुक गया। उसकी नजर सड़क के किनारे खड़े एक अकेले बूढ़े आदमी पर पड़ी। वह सांता क्लॉज की ड्रेस पहने बर्फ में घुटनों के बल बैठा था। उसके सामने एक बोर्ड रखा था जिस पर लिखा था, टेल सांता योर विश। आमतौर पर हमारा प्रोटोगोनिस्ट ऐसे लोगों की तरफ ध्यान भी नहीं देता, लेकिन आज क्रिसमस ईव थी। कई साल पहले इसी दिन हुए एक्सीडेंट में उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया था और तब से वह बिल्कुल अकेला था। शायद उसी याद ने उसके अंदर थोड़ी सी काइंडनेस जगा दी। उसने वॉलेट से कुछ पैसे निकाले, पास की दुकान से एक मिल्क कार्टन खरीदा और सैंटा के पास जाकर बैठ गया। उसने पैसे और मिल्क उस बोर्ड के सामने रख दिए और धीरे से पूछा, मिल्क अभी भी ठीक है ना? उसके इस छोटे से जेस्चर से बूढ़ा सैंटा अचानक भावुक हो गया। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। प्रोटैगनिस्ट घबरा गया। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की और कहा, बस मुझे जाने दो। लेकिन बूढ़े की पकड़ हैरान कर देने वाली थी। हमारा प्रोटैगनिस्ट कभी फिजिकल स्ट्रेंथ में कमजोर नहीं रहा था, फिर भी वह अपना हाथ 1 इंच भी नहीं हिला पा रहा था। सैंटा लगातार कहे जा रहा था, मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहता हूं, अपनी विश बताओ। मुझे सैंटा विलेज वापस जाने से पहले किसी की विश पूरी करनी ही होगी। आखिरकार मजबूर होकर प्रोटैगनिस्ट ने गहरी सांस ली। अगर विश बता दूं तो मेरा हाथ छोड़ दोगे? सैंटा ने खुशी से सिर हिला दिया। पहले उसने मजाक में कहा, लॉटरी लगवा दो, लेकिन सैंटा ने तुरंत मना कर दिया। दिल से निकली हुई सच्ची विश बताओ। ये सुनते ही प्रोटैगनिस्ट के चेहरे पर उदासी छा गई। उसे अपना पूरा पास्ट याद आने लगा। माँ बाप की मौत, अकेलापन और एक ऐसा घर जो कभी उसका नहीं बन पाया। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने हल्की सी कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मुझे बस एक फैमिली चाहिए। एक ऐसी वाइफ जो रैबिट जितनी खूबसूरत हो और एक डॉटर जो स्क्विरल जितनी क्यूट हो। यह सुनकर बूढ़े सैंटा ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर अजीब सी संतुष्टि दिखाई दी। लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। उसकी आंखें चमकते हुए लाल हो गईं। चेहरा डरावना हो गया। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हारे लिए प्योर हार्ट वाली वाइफ और एक ओबेडिएंट डॉटर का इंतजाम करूंगा। फिर अचानक उसका चेहरा फिर से सामान्य हो गया। उसने आखिरी बार प्रोटैगनिस्ट का हाथ दबाया और बोला, हैप्पी लाइफ। यह देखकर प्रोटैगनिस्ट के रोंगटे खड़े हो गए। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से भाग गया। पीछे से सैंटा जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। डर के मारे प्रोटैगनिस्ट सीधे सबवे में जाकर ट्रेन में बैठ गया। उसका दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। वह खुद को समझा रहा था कि वह बूढ़ा सिर्फ पागल था, लेकिन जब उसकी नजर ट्रेन में लगे एक हैप्पी फैमिली के पोस्टर पर पड़ी, तो उसे एहसास हुआ कि उसने सच में अपने दिल की सबसे बड़ी इच्छा बता दी थी। धीरे धीरे ट्रेन की आवाज सुनते सुनते उसकी आंख लग गई। नींद के बीच अचानक उसकी नाक में एक अजीब सी बदबू आई। हड्डियों तक ठंड उतर गई। वह घबराकर जागा और अगले ही पल उसके होश उड़ गए। वह पूरी तरह नेकेड था। चारों तरफ कड़ाके की ठंड थी। उसने सामने देखा, एक हॉर्स कार्ट कच्चे रास्ते पर चल रही थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। वह खुद एक आयरन केज के अंदर बंद था। उसके पैरों में भारी शैकल्स बंधी हुई थीं। उसके साथ कई दुबले पतले और थके हुए लोग भी उसी केज में बैठे थे। पास में एक लंबी दाढ़ी वाला मिडिल एज्ड मैन बैठा था। बाहर खड़े गार्ड्स किसी अजीब लैंग्वेज में बात कर रहे थे जिसे वह बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था। धीरे धीरे उसके दिमाग में सच्चाई साफ होने लगी। यह जगह किसी मेडिवल वर्ल्ड जैसी लग रही थी। ना कोई मॉडर्न बिल्डिंग, ना कोई टेक्नोलॉजी, ना कोई पहचान का इंसान। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
क्या मैं सचमुच किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूं? समय धीरे धीरे बीतने लगा। ठंड से उसका शरीर सुन्न हो रहा था। तभी उसकी नजर केज के कोने में पड़े एक प्रिजनर पर गई। वह शायद मर चुका था। कुछ पल सोचने के बाद उसने धीरे से माफी मांगी और उस मृत आदमी की शर्ट उतारकर खुद पहन ली। कम से कम अब उसे थोड़ी गर्माहट मिल रही थी। पीछे उस आदमी की डेड बॉडी ठंडी जमीन पर पड़ी रह गई। यही उसकी नई जिंदगी की सबसे पहली और सबसे डरावनी शुरुआत थी। उसके कानों में बार बार उसी पागल सैंटा की आवाज गूंज रही थी। क्या मेरी विश ऐसे पूरी होने वाली है? वह इस नाइटमेयर से जागना चाहता था। लेकिन एक दिन, 2 दिन, फिर पूरा एक हफ्ता गुजर गया। वह अब भी उसी आयरन केज में कैद था। आखिर एक सप्ताह बाद उसे अपनी सिचुएशन पूरी तरह समझ आ गई। पहली बात, वे प्रिजनर्स नहीं थे, वे स्लेव्स थे। दूसरी बात, जो सोल्जर्स उन्हें ले जा रहे थे वे गार्ड्स नहीं बल्कि स्लेव ट्रैफिकर्स थे। उन्हें अलग अलग विलेज में ले जाकर बेचा जा रहा था। हर विलेज में ताकतवर लोगों को चुन लिया जाता। हमारे प्रोटैगनिस्ट को भरोसा था कि उसकी मजबूत बॉडी देखकर कोई ना कोई उसे जरूर खरीद लेगा। लेकिन विलेज के बाद विलेज गुजरते गए और किसी ने उसे नहीं चुना। उसकी उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगी। कार्ट लगातार अनजान और वीरान इलाकों की ओर बढ़ती रही। भूख, ठंड और थकान से उसका शरीर जवाब देने लगा। एक दिन वह केज के फर्श पर गिर पड़ा। उसे लगा शायद अब जीने का कोई मतलब नहीं बचा। तभी उसे अपनी मां की याद आई। मां हमेशा कहती थी, हालात चाहे जैसे भी हों, लाइफ कभी मत छोड़ना। लेकिन अगले ही पल उसे उस पागल सांता का चेहरा याद आ गया। उसके अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। उसे अब इस दुनिया की कोई खुशी नहीं चाहिए थी। उसे सिर्फ सब कुछ खत्म करना था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक मेटल फोर्क पर पड़ी। उसने उसे उठाया और अपनी गर्दन पर रख लिया। उस पल उसके लिए हैप्पीनेस का मतलब सिर्फ एक था, डेथ। लेकिन जैसे ही फॉर्क उसकी स्किन को छूने वाला था, वह रुक गया। उसके अंदर बची आखिरी उम्मीद ने उसे रोक लिया। नहीं, मैं इस तरह एक केज में बंद कुत्ते की मौत नहीं मरूंगा। मानसिक उथल पुथल के बीच प्रोटैगनिस्ट के दिल में फिर से एक होम की चाह जाग उठी। तभी अचानक एक नरम और अनजान महिला की आवाज ने उसके विचारों को रोक दिया। उसने हैरानी से ऊपर देखा। आयरन केज की सलाखों के बीच से एक हाथ उसकी ओर बढ़ा हुआ था। उस हाथ में एक साधारण सी ब्रेड थी। वह हाथ एक बेहद खूबसूरत महिला का था। उसकी मुस्कान इतनी गर्मजोशी से भरी थी कि मानो उसके चेहरे से ही रोशनी निकल रही हो। उसने धीरे से ब्रेड उसके कांपते हाथ में रखी और अपनी भाषा में कुछ कहा, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसकी एक भी बात नहीं समझ पाया। तभी उस महिला की ड्रेस के पीछे से सुनहरे बालों वाली एक छोटी सी प्यारी लड़की झांकने लगी। उसकी बड़ी बड़ी जिज्ञासु आंखें लगातार प्रोटैगनिस्ट को देख रही थीं। यह दृश्य देखकर उसके हाथ से मेटल फॉर्क छूटकर नीचे गिर गई। कुछ देर बाद कार्ट एक शांत जंगल के बीच बने छोटे से लकड़ी के कैबिन के सामने जाकर रुक गई। थोड़ी देर बाद उसे उस कैबिन के अंदर ले जाया गया। यह जगह आयरन केज से बिल्कुल अलग थी। फायरप्लेस की हल्की रोशनी पूरे कमरे को गर्माहट दे रही थी। महिला और छोटी लड़की लकड़ी की टेबल पर बैठकर खाना खा रही थी। सुनहरे बालों वाली बच्ची बड़े मजे से सूप पी रही थी। खाना खत्म होने पर महिला ने अपना बोल बेटी की ओर बढ़ा दिया और कहा कि वह और खा ले। लेकिन छोटी लड़की ने सिर हिलाकर मना कर दिया। उसने मासूमियत से कहा कि अगर उसे भूख लगी है तो उसकी मदर लिजी भी उतनी ही भूखी होंगी। इतना कहकर उसने खाना बराबर 2 हिस्सों में बांट दिया और आधा बाउल वापस अपनी मां की ओर बढ़ा दिया। यह देखकर लिजी कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। उसकी आंखों में खुशी और ममता भर आई। मां बेटी मुस्कुराते हुए साथ में खाना खाने लगी। लेकिन तभी धड़ाम, कैबिन का दरवाजा जोर से हिल उठा। बाहर से एक भारी आवाज गूंजी, मैं विलेज चीफ हूं। अगले ही पल दरवाजा लात मारकर तोड़ दिया गया। डरी हुई लिजी ने तुरंत अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। विलेज चीफ ने ठंडी आवाज में कहा, आज हुई मीटिंग में फैसला हो चुका है। सोल्जर्स जो नए आदमी लाए हैं उनमें से एक तुम्हारा नया हस्बैंड बनेगा। तैयार रहना, कल सुबह विलेज गेट पर खाना लेकर आना। इतना कहकर वह चला गया। उसके जाते ही लिजी पूरी तरह टूट गई। वह जमीन पर बैठ गई। उसे अपने पहले हस्बैंड की सारी मारपीट और दर्दनाक यादें फिर से याद आने लगीं। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसे पता था इस फेट से बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने सोती हुई छोटी लड़की की ओर देखा। भले ही वे खून से जुड़ी नहीं थी, लेकिन वह अब उसे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती थी। जैसे लड़की भी अपनी मां का दर्द महसूस कर रही हो। नींद में ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ ही पल में दोनों मां बेटी एक दूसरे को पकड़कर रोने लगी।
उनके रोने की आवाज पूरे अंधेरे कैबिन में गूंजने लगी। बहुत देर बाद जब सब शांत हुआ, लिजी अंधेरे में बैठी रही। उसने मन ही मन कसम खाई, अब मैं अपनी बेटी को कभी भी वही दर्द नहीं झेलने दूंगी जो मैंने झेला था। छोटी लड़की सिर्फ 5 साल की थी। वह लिजी के दिवंगत हस्बैंड की बेटी थी। फिर लिजी को अपना अतीत याद आने लगा। एक समय उसके अपने पिता ने उसे सिर्फ रैबिट स्किन के बदले बेच दिया था। जिस दिन वह पहली बार इस कैबिन में आई थी, सामान खोलने से पहले ही उसके हस्बैंड ने उसे बेरहमी से पीटा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह कुछ देर से पहुंची थी। उसी दिन उसे समझ आ गया था कि उसकी हॉरर लाइफ की असली शुरुआत हो चुकी है। वह ठंडी जमीन पर घायल पड़ी थी। तभी उसी आदमी की छोटी बेटी धीरे धीरे उसके पास आई। वह कुछ नहीं बोली, बस उसके बगल में आकर चुपचाप बैठ गई। उस मासूम बच्ची की छोटी सी कोशिश ने लिजी के टूटे हुए दिल को पहली बार थोड़ा सुकून दिया। तभी से वह बच्ची उसकी दुनिया बन गई। कुछ समय बाद उसका हिंसक हस्बैंड शिकार के लिए माउंटेन पर गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। गांव वालों के अनुसार उसे जंगल में वुल्व्स ने मार डाला था। उसकी मौत की खबर सुनकर लिजी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन जल्द ही एक नया डर उसके दिल में घर कर गया। इस दुनिया में बिना हस्बैंड की महिला भेड़ियों के बीच अकेली भेड़ जैसी होती थी। अगली सुबह भारी मन से लिजी अपनी छोटी बेटी का हाथ पकड़कर विलेज गेट की ओर चल पड़ी। आज वही दिन था जब विलेज चीफ के आदेश के अनुसार सोल्जर्स नए स्लेव्स को गांव में लाने वाले थे। रास्ते में अचानक छोटी लड़की उत्साहित होकर चिल्लाई, मामा, उधर देखो। उसने आगे इशारा किया। वहां वही कार्ट खड़ी थी जिसके ऊपर आयरन केज लगी हुई थी। केज के अंदर एक आदमी चुपचाप सिर झुकाए बैठा था। लिजी के कदम अचानक रुक गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अपनी ओर खींच रही हो। वह अपनी बेटी का हाथ पकड़कर धीरे धीरे केज के पास पहुंची। तभी अंदर बैठे आदमी ने अपना सिर उठाया। उसे देखते ही लिजी की आंखें फैल गईं। वह वही आदमी था जिसे उसने कल ब्रेड दी थी। अचानक पिछली रात का वह डरावना दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसे अपने हिंसक हस्बैंड की याद आने लगी, जो छोटी सी बात पर भी लोगों को बेरहमी से पीटता था। साथ ही उसे उस आदमी की आंखें भी याद आईं, जब वह अपनी गर्दन पर फोर्क रखकर अपनी लाइफ खत्म करने वाला था। उसकी आंखों में वही दर्द और निराशा थी जिसे लिजी खुद बहुत अच्छी तरह समझती थी। तभी अचानक पीछे से विलेज चीफ की कड़क आवाज गूंजी, क्या कर रही हो तुम दोनों? सुबह सुबह तमाशा शुरू कर दिया। उसकी आवाज में हमेशा की तरह घमंड और बेरहमी भरी हुई थी। लिजी और उसकी बेटी डर के मारे कांप उठी, लेकिन लिजी की नजर अब भी केज के अंदर बैठे उस आदमी पर टिकी हुई थी। उधर प्रोटैगनिस्ट भी लगातार सिर्फ उसी माँ बेटी को देख रहा था। उसे याद था, अगर कल लिजी उसे ब्रेड न देती तो शायद वह आज जिंदा ही नहीं होता। कुछ पल चुप रहने के बाद लिजी ने अपनी बास्केट खोली। उसने उसमें से एक और ब्रेड निकाली। अपने मन में उठ रहे डर और उलझन को छिपाते हुए उसने चुपचाप वह ब्रेड प्रोटैगनिस्ट की ओर बढ़ा दी। क्रूर दुनिया के बीच यह इंसानियत की एक छोटी सी रोशनी थी। उस छोटी सी दया ने प्रोटैगनिस्ट के अंदर बुझ चुकी उम्मीद को फिर से जगा दिया। उसने मन ही मन फैसला किया, मैं अब मरूंगा नहीं। उसी समय विलेज चीफ गुस्से से आगे बढ़ा। उसने लिजी के हाथ से पूरी बास्केट छीन ली और ठंडी आवाज में बोला, बस बहुत हुआ, वापस विलेज जाओ, यहां का काम सोल्जर्स संभाल लेंगे। लिजी ने कोई विरोध नहीं किया। उसने अपनी बेटी की ओर देखकर जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन छोटी बच्ची सब समझ रही थी। उसकी मासूम आंखों में साफ चिंता दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ प्रोटैगनिस्ट ने ब्रेड को कसकर पकड़ लिया। यह इस दुनिया में उसे मिली इंसानियत की आखिरी निशानी थी। वह जल्दी जल्दी ब्रेड खाने लगा ताकि उसके शरीर में थोड़ी ताकत लौट सके। लेकिन तभी दो भारी भरकम सोल्जर्स अचानक केज के सामने आ गए। उन्होंने बिना कुछ कहे केज खोली और प्रोटैगनिस्ट को बेरहमी से बाहर घसीट लिया। उसके हाथ से ब्रेड छूटकर कीचड़ में जा गिरी। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे और दो दूसरे स्लेव्स को विलेज चीफ के सामने घुटनों के बल बैठा दिया गया। विलेज चीफ ने चारों ओर देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, रिक्रूटमेंट शुरू होता है। अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने प्रोटैगनिस्ट की रूह तक कांप दी। दोनों सोल्जर्स ने बिना किसी चेतावनी के अपनी तलवारें निकाली और बाकी दोनों स्लेव्स के सीने में एक ही बार में तलवार घोंप दी। छपाक, ताजा खून जमीन पर फैल गया। दोनों स्लेव्स वहीं तड़पते तड़पते मर गए। पूरा माहौल मौत की खामोशी से भर गया। लेकिन असली डर अभी बाकी था। एक सोल्जर घुटनों के बल बैठा। उसने अपनी उंगली उन स्लेव्स के ताजा खून में डुबोई
और सामने रखे कई स्क्रोल्स पर अजीब सिंबल्स बनाने लगा। जैसे ही आखिरी सिंबल पूरा हुआ, सभी स्क्रोल्स अचानक चमक उठे। उनसे रहस्यमयी ब्लू लाइट निकलने लगी। पूरी जगह नीली रोशनी से भर गई। प्रोटोगोनिस्ट की सांसें थम गईं। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसने अपनी आंखों से पहली बार रियल मैजिक देखी थी। अब उसे पूरी तरह यकीन हो गया। वह सिर्फ किसी दूसरी दुनिया में नहीं आया था, बल्कि एक ऐसी फैंटेसी वर्ल्ड में फंस चुका था जहां मैजिक, ब्लड, स्लेवरी और डेथ ही इस दुनिया के असली नियम थे। सैनिक और विलेज चीफ के बीच कुछ देर तक धीमी आवाज में बातचीत हुई। फिर चीफ ने अपनी नजर पूरे ग्रुप के इकलौते बचे हुए इंसान जॉन पर डाली। जॉन ने धीरे धीरे सिर उठाया, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह कंफ्यूज था। डर और बेचैनी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। उधर छोटे से वुडन केबिन में लिजी बैठी हुई थी। तभी गांव की एक बुजुर्ग महिला उसके लिए एक भारी बैग भरकर फूड सप्लाईज लेकर आई। उसने लिजी से कहा कि फिलहाल विलेज उनकी मदद करेगा और कुछ दिनों तक खाने का इंतजाम करेगा। लेकिन उसने साथ ही एक सख्त चेतावनी भी दी। उसने कहा कि लिजी को याद रखना होगा कि उसका नया पति उनकी भाषा बिल्कुल नहीं समझेगा और विलेज से मिलने वाली हर मदद का बदला एक दिन जरूर चुकाना पड़ेगा। बूढ़ी औरत ने बिना किसी झिझक के यह भी स्वीकार किया कि पूरे विलेज में किसी को भी लिजी का पहला पति पसंद नहीं था। लोग सिर्फ इसलिए उसकी हिंसा सहते रहे क्योंकि विलेज में अच्छे हंटर्स की कमी थी। लेकिन इस बार हालात अलग थे। जिस आदमी से लिजी की शादी होने वाली थी, वह देखने में भले ही एक साधारण इंसान लगता हो, लेकिन सैनिकों का कहना था कि उसके हाथ और पैर किसी नोबलमैन की तरह मुलायम और बिना किसी घाव के थे। बुजुर्ग महिला ने प्यार से लिजी का हाथ पकड़ा और उसे दिलासा दिया। उसने कहा कि जॉन के हाथ देखकर लगता है कि वह कोई हिंसक आदमी नहीं है। अगर वह मेहनत करेगा तो शायद उनकी जिंदगी पहले से बेहतर हो जाएगी। लेकिन लिजी ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा कि उसे आरामदायक जिंदगी नहीं चाहिए। उसकी बस एक ही इच्छा है कि उसका नया पति हिंसक न हो। अगर वह सिर्फ उसे और उसकी बेटी को घर के किसी कोने में शांति से रहने दे, तो वही उसके लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। अगली सुबह उनकी शांति अचानक दरवाजे पर हुई जोरदार दस्तक से टूट गई। लिजी घबराकर उठ बैठी और तुरंत अपनी छोटी बेटी को सीने से लगा लिया। उसने दरवाजे की दरार से बाहर झांका और देखा कि विलेज चीफ एक आदमी को बेरहमी से घसीटते हुए उसकी झोपड़ी की तरफ ला रहा था। चीफ ने दरवाजा खोला और ऊंची आवाज में घोषणा की कि वह लिजी का नया पति लेकर आया है। लिजी के होंठों पर मेरे पति शब्द आकर रुक गए। अगले ही पल जॉन को जोर से धक्का देकर अंदर गिरा दिया गया। वह घायल था, थका हुआ था और पूरी तरह कंफ्यूज दिखाई दे रहा था। एक घायल इंसान को जानवर की तरह घसीटते देखकर पहली बार लिजी के अंदर गुस्सा जाग उठा। उसने चीफ से पूछा कि वह एक घायल आदमी के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। तभी उसे एहसास हुआ कि यही टूटा हुआ इंसान अब उसका नया पति बनने वाला है। लिजी ने पहली बार जॉन को ध्यान से देखा। उसकी लंबाई और विशाल शरीर देखकर वह हैरान रह गई। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना ताकतवर इंसान कभी नहीं देखा था। दूसरी तरफ जॉन भी उसे देख रहा था। अचानक उसे याद आया कि यही वही महिला थी जिसने उसे पहले रोटी दी थी। वह और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गया। आखिर वह उसे देखकर इतनी डर क्यों रही थी। इसी बीच विलेज चीफ का सब्र खत्म हो गया। उसने जॉन का हाथ पकड़ा और उसे लिजी के बिल्कुल सामने खड़ा कर दिया। फिर उसने दोनों के हाथ जबरदस्ती एक दूसरे में मिला दिए और मुस्कुराते हुए ऐलान कर दिया, अब तुम दोनों पति पत्नी हो। दोनों अजनबी चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। न कोई मुस्कान, न कोई खुशी, सिर्फ डर, मजबूरी और अनजान भविष्य। उसी पल जॉन को अचानक ओल्ड सांता की बात याद आई। वही रहस्यमयी बूढ़ा जिसने उससे वादा किया था कि उसे एक दयालु पत्नी और एक प्यारी बेटी मिलेगी। उसने लिजी की तरफ देखा। उसकी मासूम शक्ल उसे एक प्यारे रैबिट जैसी लगी। वहीं उसकी छोटी बेटी अपनी बड़ी बड़ी आंखों की वजह से किसी नन्ही ग्राउंड स्क्विरल जैसी दिखाई दे रही थी। जॉन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। क्या ओल्ड सैंटा ने सच में मेरी विश पूरी कर दी? लेकिन अगले ही पल उसके अंदर गुस्सा फूट पड़ा। अगर यही विश पूरी करने का तरीका था, यह किसी क्रूअल जोक से कम नहीं था। उसे इतनी तकलीफ देकर इस अजनबी दुनिया में क्यों फेंका गया? उसने मन ही मन कसम खाई, अगर मुझे ओल्ड सांता दोबारा मिला तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके चेहरे पर उभरता गुस्सा इतना डरावना था कि लिजी और उसकी छोटी बेटी दोनों सहम गईं। उस पल जॉन किसी इंसान से ज्यादा एक खूंखार बियर जैसा लग रहा था। जबरदस्ती हुई उस शादी के बाद
विलेज चीफ और गांव के कुछ आदमी जॉन को अपने साथ पास के फॉरेस्ट में ले गए। रास्ते भर चीफ ऊंची आवाज में कुछ समझाता रहा, लेकिन जॉन उनकी भाषा का एक भी शब्द नहीं समझ पा रहा था। उसके लिए सब कुछ किसी अजीब शोर जैसा था। कुछ देर बाद चीफ ने बाकी आदमियों की तरफ देखा, जैसे वे कोई बड़ा फैसला लेने वाले हों। तभी सुनहरे बालों वाला एक जवान आदमी आगे आया और उसने अपना हाथ जॉन की तरफ बढ़ा दिया। जॉन को लगा कि शायद यह यहाँ का ग्रीटिंग करने का तरीका है, इसलिए उसने भी मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि सामने वाला पूरी ताकत से उसका हाथ दबा रहा है। यह कोई साधारण हैंडशेक नहीं था, बल्कि उसकी ताकत की परीक्षा थी। सुनहरे बालों वाला युवक पूरी जान लगाकर जॉन का हाथ दबाने लगा। उसके चेहरे की नसें तक उभर आईं। दूसरी तरफ जॉन अब भी यही सोच रहा था कि शायद इस विलेज में लोग ऐसे ही ग्रीटिंग करते होंगे। लेकिन जब उसे समझ आया कि सामने वाला जानबूझकर उसे चुनौती दे रहा है, तो उसने सिर्फ हल्का सा जवाबी दबाव दिया। अगले ही पल वह युवक दर्द से चीख उठा। जॉन की पकड़ इतनी जबरदस्त थी कि उसने अनजाने में ही उस आदमी को जमीन से ऊपर उठा लिया। वह हवा में लटक गया और दर्द से चिल्लाने लगा। यह नजारा देखकर सभी गांव वाले दंग रह गए। यहां तक कि विलेज चीफ भी घबरा गया और जोर से चिल्ला उठा। कुछ सेकंड बाद जॉन ने उसे वापस नीचे उतार दिया। युवक घुटनों के बल बैठ गया और अपना लाल पड़ चुका हाथ पकड़कर दर्द से कराहने लगा। अब चीफ को पूरा यकीन हो गया था कि जॉन साधारण इंसान नहीं है। उसने तुरंत जॉन को एक बॉव और तीरों से भरा क्विवर पकड़ा दिया। जॉन उन्हें देखकर हैरान रह गया। ये मुझे क्यों दे रहे हैं? चीफ ने हाथों से अजीब अजीब इशारे करने शुरू कर दिए। वह खुद खरगोश की तरह उछलने लगा ताकि जॉन उसकी बात समझ सके। कुछ देर बाद जॉन के दिमाग में लाइट बल्ब जल उठा। ओह, ये लोग चाहते हैं कि मैं हंट करूं। लेकिन तभी चीफ घबरा गया और तेजी से हाथ हिलाने लगा। शायद जॉन अब भी उसकी बात ठीक से नहीं समझा था। चीफ ने झाड़ियों की तरफ उंगली दिखाते हुए जोर से चिल्लाया। जॉन ने उधर देखा। घास के बीच एक छोटा सा सफेद रैबिट आराम से पत्तियां खा रहा था। जॉन ने गहरी सांस ली। उसने जिंदगी में कभी बो नहीं चलाया था। फिर भी उसने एक प्रोफेशनल स्टैंस लिया और तीर चढ़ा दिया। उम्मीद है कुछ तो हो जाएगा। उसने तीर छोड़ दिया। वूश! तीर इतनी जबरदस्त ताकत से निकला कि हवा चीरता हुआ जमीन के बिल्कुल पास से गुजरा। डरकर रैबिट बिजली की तरह झाड़ियों में भाग गया। जॉन ने मन ही मन सोचा, मिस हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि विलेज चीफ खुशी से उछलने लगा। वह जोर जोर से कुछ बोल रहा था और जॉन की तरफ इशारा करके उसकी तारीफ कर रहा था। जॉन पूरी तरह कंफ्यूज था। मैं तो साफ मिस कर गया, फिर ये लोग इतने खुश क्यों हैं? तभी उसकी नजर दूर से आती हुई दो परिचित परछाइयों पर पड़ी। वो थीं लिजी और उसकी छोटी बेटी। उन्हें देखते ही जॉन का दिल तेजी से धड़कने लगा। पहली बार उसे सच में महसूस हुआ कि यही उसका फैमिली है। उसके चेहरे पर हल्की सी ब्लश आ गई। इतने विशाल और डरावने आदमी को अचानक शर्माते हुए देखकर सभी गांव वाले हैरान रह गए। खासकर लिजी और उसकी बेटी समझ ही नहीं पाई कि अचानक जॉन को क्या हो गया। कुछ देर बाद तीनों पहली बार एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। लिजी ने उनके लिए गर्मा गर्म सूप बनाया था, जिसमें ताजी सब्जियां और मांस था। पूरे समय जॉन चुपचाप मां बेटी को देखता रहा। दोनों अब भी उससे डरी हुई थीं। जैसे ही जॉन ने अपना चम्मच उठाया, लिजी और उसकी बेटी हल्का सा डरकर पीछे सिमट गईं। यह देखकर जॉन रुक गया। बाहर से उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था, लेकिन अंदर उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। कुछ पल बाद उसके चेहरे पर पहली बार एक सच्ची, गर्मजोशी भरी स्माइल दिखाई दी। उसके मन में सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, फैमिली। सालों तक अकेलेपन में जीने वाले जॉन के लिए यह एहसास बिल्कुल नया था। उसे अब भी इस दुनिया में लाने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था। अब भी ओल्ड सांता से नाराज था। लेकिन इन सब के बावजूद उसके दिल के किसी कोने में पहली बार सच्ची खुशी की एक छोटी सी किरण जन्म ले चुकी थी। शायद यह सफर मजबूरी से शुरू हुआ था, लेकिन यहीं से जॉन, लिजी और उनकी छोटी सी फैमिली की असली कहानी शुरू होने वाली थी। आसमान की ओर देखते हुए जॉन ने गहरी सांस छोड़ी। उसने मन ही मन सोचा कि अगर कभी उसकी मुलाकात दोबारा ओल्ड सांता से हुई, तो वह उसे सबक जरूर सिखाएगा। लेकिन दिल के किसी कोने में उसके लिए एक छोटी सी ग्रेटिट्यूड भी थी। आखिर उसी की वजह से उसे यह नई फैमिली मिली थी। अगले दिन सुबह विलेज चीफ उनके साथ पहाड़ पर बने कैबिन की ओर चल पड़ा। जॉन ने बिना किसी परेशानी के सारा भारी सामान अपने कंधों पर उठा लिया। चलते चलते वह बार बार पीछे मुड़कर लिजी और उसकी छोटी बेटी को देखता, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वे थक कर पीछे न रह जाएं। कुछ ही दूरी तय करने के बाद दोनों माँ बेटी पूरी तरह थकी हुई दिखाई देने लगीं।
जॉन के मन में बेबसी छा गई। वह उनकी भाषा नहीं समझता था, इसलिए उनसे यह भी नहीं पूछ सकता था कि वे ठीक हैं या नहीं। उसने मन ही मन फैसला किया कि वह इस नई दुनिया की भाषा जितनी जल्दी हो सके सीख लेगा। अचानक जॉन वहीं रुक गया। उसे अपनी माँ की बचपन की एक बात याद आई। अगर तुम किसी की रक्षा करना चाहते हो तो कभी हिचकिचाना मत। जिस पल तुम्हें लगे कि किसी को तुम्हारी जरूरत है, उसी पल उसके पास पहुंच जाओ। यह बात याद आते ही जॉन तुरंत पलटा और पूरे आत्मविश्वास के साथ लिजी और उसकी बेटी की ओर बढ़ गया। उसे अपनी तरफ आते देखकर दोनों घबरा गईं। छोटी बच्ची की आंखों में आंसू भर आए और वह रोने ही वाली थी। उन्हें शांत करने के लिए जॉन धीरे से एक घुटने पर बैठ गया। उसने अपने चेहरे पर जितनी हो सके उतनी प्यारी स्माइल लाने की कोशिश की, ताकि उन्हें समझा सके कि वह सिर्फ उनकी मदद करना चाहता है। लेकिन उसकी विशाल काया देखकर लिजी और भी ज्यादा डर गई। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और कांपती आवाज में दया की भीख मांगने लगी। यह देखकर जॉन पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया। मां को डरते देखकर छोटी बच्ची भी जोर जोर से रोने लगी। जॉन ने लंबी सांस ली। अब उसे समझ आ गया था कि उसका चेहरा हमेशा इतना ठंडा और सख्त रहता है कि लोग उससे डर जाते हैं। उसने धीरे से एक शब्द कहा, जैसे उनसे अनुमति मांग रहा हो, हालांकि उसे पता था कि वे उसकी भाषा नहीं समझेंगी। फिर उसने बहुत प्यार से अपना हाथ लिजी और उसकी बेटी के कंधों पर रखा। अगले ही पल उसने अपनी अद्भुत ताकत का प्रदर्शन किया। उसने मां और बेटी दोनों को एक साथ ऐसे उठा लिया जैसे उनका कोई वजन ही न हो। दोनों हवा में लटक गईं और हैरानी से बिल्कुल चुप रह गईं। जॉन ने बहुत सावधानी से लिजी को अपने चौड़े कंधे पर बैठाया और छोटी बच्ची को दूसरे हाथ में सुरक्षित पकड़ लिया। लिजी उसकी ताकत देखकर दंग रह गई। इतना शक्तिशाली इंसान उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव छोटी बच्ची में आया। जो बच्ची कुछ पल पहले रो रही थी, अब उसकी आंखों में डर की जगह उत्साह था। उसने खुशी से एक छोटी सी आवाज निकाली। उसे देखकर जॉन के दिल में पहली बार एक गहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ। उसने हल्के से लिजी की तरफ सिर घुमाया और नरम आवाज में कहा, मुझे कसकर पकड़ लो। भले ही लिजी उसकी बात समझ नहीं पाई, लेकिन उसकी आवाज में छिपी गर्माहट उसने महसूस कर ली। जॉन फिर आगे बढ़ने लगा। हैरानी की बात यह थी कि भारी सामान, लिजी और छोटी बच्ची, तीनों का वजन उठाने के बावजूद उसे बिल्कुल थकान महसूस नहीं हो रही थी। चलते चलते उसने मन ही मन कसम खाई, वह इस दुनिया की भाषा सीखेगा, सबसे महान हंटर बनेगा और अपनी फैमिली को कभी भूखा नहीं रहने देगा। कुछ देर बाद उसे अपने कंधे पर लिजी का छोटा सा हाथ महसूस हुआ। वह धीरे धीरे डर छोड़कर उस पर भरोसा करने लगी थी। पेड़ों के बीच चलते हुए जॉन ने उसकी गर्माहट महसूस की। तभी लिजी का एक नर्म हाथ हल्के से उसकी गर्दन को छू गया। जॉन मुस्कुराया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर धीरे से उसके हाथ को ढक लिया। बिना एक भी शब्द बोले, दो अजनबियों के बीच भरोसे का पहला रिश्ता बन चुका था। डर की जगह अब धीरे धीरे सुकून जन्म लेने लगा था। जॉन बिना रुके पूरे रास्ते उन्हें उठाकर चलता रहा। आखिरकार दूर पहाड़ पर बना उनका छोटा सा कैबिन दिखाई देने लगा। विलेज चीफ ने जॉन की सहन शक्ति देखकर संतोष से सिर हिलाया और आराम करने का इशारा करके धुंध में गायब हो गया। अब वहां सिर्फ जॉन, लिजी और उसकी बेटी रह गए थे। जॉन ने अपने नए घर की तरफ देखा। लकड़ी का वह पुराना केबिन उसे अपने पुराने छोटे कमरे से भी ज्यादा ठंडा लगा। उसे अपने पुराने जीवन की दर्दनाक यादें याद आने लगीं, लेकिन उसने गहरी सांस ली और उन यादों को पीछे छोड़ दिया। उसने धीरे से दरवाजा खोला। यह उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वह वहीं जम गया। लिजी का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखों से ताजा आंसू बह रहे थे। जॉन घबराकर उसकी तरफ दौड़ा और पूछा कि वह क्यों रो रही है, लेकिन लिजी कुछ नहीं बोली। वह अचानक मुड़ी और भागकर बाहर चली गई। जॉन ने हैरानी से पूरे घर को देखा और अगले ही पल उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। पूरा केबिन खाली था। सिर्फ खाली दीवारें बची थीं। यहां तक कि लकड़ी की अलमारियां भी गायब थीं। दरअसल जब लिजी और उसकी बेटी विलेज गई हुई थीं, तब पड़ोसियों ने मौका देखकर घर की हर चीज लूट ली थी। फर्नीचर, औजार, यहां तक कि जंगल में जिंदा रहने के लिए जरूरी सामान भी। लिजी ठंड में सिकुड़कर बैठ गई। अब उनके पास घर ठीक करने के लिए कोई औजार नहीं था, न ही जंगली जानवरों से बचने के लिए कोई हथियार। चारों तरफ सिर्फ निराशा थी। कुछ देर बाद जॉन ने लिजी को एक कोने में बैठे हुए ढूंढ लिया। वह चुपचाप उसके पास जाकर बैठ गया, इतनी दूरी बनाकर कि उसे असहज महसूस न हो। कुछ पल दोनों बिना कुछ बोले बैठे रहे। फिर जॉन ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और बहुत प्यार से लिजी के सिर पर हाथ फेरने लगा।
उसके इस कोमल स्पर्श ने लिजी को पूरी तरह चौंका दिया। उसने आंसू भरी आंखों से जॉन की तरफ देखा। जॉन ने बस एक छोटी सी स्माइल दी। उसकी आंखें जैसे कह रही थीं, अब तुम्हें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। लिजी उसकी बात समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी सच्चाई महसूस कर रही थी। फिर भी उसके मन में सवाल थे। यह आदमी उनकी भाषा नहीं जानता, उसे शिकार करना भी नहीं आता। क्या वे सच में इस खतरनाक जंगल में जिंदा रह पाएंगे? लेकिन जॉन के चेहरे पर हल्की सी कॉन्फिडेंट स्माइल थी। उसने लिजी की आंखों में देखा और गंभीर आवाज में कहा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। भले ही लिजी शब्द नहीं समझ पाई, लेकिन उसका दिल समझ गया। जॉन ने दोनों हाथों से बहुत सम्मान के साथ लिजी के गालों को थाम लिया। सूरज डूब रहा था। उसी सुनहरी रोशनी में लिजी की आंखों से एक आंसू गिरा। इस बार वह आंसू डर का नहीं था, बल्कि पहली बार महसूस हुए भरोसे और अपनापन का था। लिजी खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि इस अजनबी के पास उसे इतना सुरक्षित क्यों महसूस हो रहा है। दूसरी तरफ जॉन को अपना पुराना जीवन याद आया। माता पिता की मौत के बाद उसने हमेशा अकेले संघर्ष किया था, लेकिन अब उसके पास एक फैमिली थी। उसने अपना हाथ सीने पर मारा और मन ही मन कसम खाई, मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करूंगा। बस यही पल लिजी की हिम्मत तोड़ गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। जॉन ने बिना कुछ कहे उसे धीरे से अपनी बाहों में भर लिया और अपना चौड़ा कंधा उसके सहारे के लिए आगे कर दिया। उसी समय दूर खड़ी छोटी बच्ची दौड़ती हुई आई। उसे लगा जॉन उसकी मां को परेशान कर रहा है। वह पीछे से लिजी को कसकर पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरी मां को छोड़ दो। लेकिन अगले ही पल तीनों एक दूसरे से लिपट गए। अनजाने में ही उनकी पहली सच्ची फैमिली हग पूरी हो चुकी थी। लिजी रो रही थी, छोटी बच्ची भी रो रही थी, और जॉन उन्हें अपनी पूरी ताकत से सीने से लगाए खड़ा था। उसके मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। इस बच्ची का असली पिता कौन था? लिजी ने खुद भूखी रहकर भी उसे रोटी क्यों दी? उसकी जिंदगी में आखिर कौन सी त्रासदी छिपी थी? लेकिन उसने उन सभी सवालों को अपने दिल में दबा दिया। उसने बस एक आखिरी वादा किया, मैं इन दोनों को दुनिया का सबसे खुश इंसान बनाकर रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। जॉन ने मन ही मन कसम खाई कि वह उन्हें दोबारा कभी रोने नहीं देगा। वह इस दुनिया का सबसे अच्छा हस्बैंड और फादर बनेगा। वह अपनी पूरी ताकत लगा देगा ताकि एक दिन उसकी फैमिली को उसे अपनाने का कभी पछतावा न हो। उस इमोशनल पल के बाद आखिरकार सूरज पहाड़ों के पीछे डूब गया। उसकी आखिरी रोशनी छोटे से वुडन केबिन पर पड़ रही थी, जो अब उनकी नई होम और सैंक्चुअरी बनने वाला था। लेकिन जैसे ही तीनों वापस उस खाली केबिन में आए, वे एक दूसरे के सामने चुपचाप बैठ गए। कुछ देर पहले हुई फैमिली हग के बावजूद माहौल फिर से अजीब और दूर दूर सा हो गया। जॉन ने सोचा था कि उस हग के बाद वे एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ फिर से स्क्वायर वन पर आ गया हो। लिजी के लिए जॉन अभी भी एक रहस्यमयी अजनबी था। वह उसे बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी। फिर भी दोनों को एक दूसरे के साथ रहना था, जबकि उन्हें यह तक नहीं पता था कि शुरुआत कहां से करें। तभी जॉन के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं ताकि दोनों का ध्यान उसकी तरफ जाए। फिर उसने अपने सीने की ओर उंगली की और साफ आवाज में अपना परिचय दिया, किम जॉन। उसने धीरे धीरे अपना नाम दोहराया। जॉन उसे उम्मीद थी कि भले वे बातचीत न कर सकें, कम से कम एक दूसरे के नेम्स तो जान सकेंगे। उसका आइडिया काम कर गया। लिजी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में उसका नाम दोहराने की कोशिश की। फिर जॉन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे बिना शब्दों के उससे उसका नाम पूछ रहा हो। लिजी कुछ पल झिझकी, फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, लिजी। इस बार उसने थोड़ा साफ बोलते हुए अपना नाम दोहराया। लिजी। जॉन के चेहरे पर तुरंत एक ब्राइट स्माइल आ गई। लिजी, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। फिर उसने छोटी बच्ची की तरफ देखा और प्यार से उसका नाम पूछा, लेकिन बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस डरते हुए अपनी मां से चिपक गई। जॉन को यह थोड़ा अजीब लगा। उसने बच्ची की मासूम लेकिन कुछ खाली सी आंखों में देखा और अचानक उसे एहसास हुआ, शायद इस बच्ची का कोई नाम ही नहीं था। उसके दिल में बच्ची के लिए गहरी सिंपैथी पैदा हुई। जॉन ने बिना किसी हेसिटेशन के उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। फिर उसने फैसला किया कि वह उसे एक नाम देगा, डोरथी। उसने प्यार से नाम लिया। यह नाम उसे द विजर्ड ऑफ ऑज की उस बहादुर लड़की की याद दिलाता था, जिसने अपने दोस्तों के साथ एक ग्रैंड एडवेंचर किया था। एक ऐसी लड़की जिसने अपनी हैप्पीनेस के लिए लड़ाई लड़ी और रास्ते में मिलने वाले हर इंसान के दिल में अपनी जगह बना ली।
छोटी बच्ची ने भी जॉन की तरह नाम बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी टंग उन अजनबी साउंड्स में उलझ गई। जॉन हल्के से हंस पड़ा। उसने प्यार से समझाया कि यह नाम उसे अच्छे फ्रेंड्स और बहुत सारा प्यार देगा। यह सुनते ही बच्ची का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने दोबारा कोशिश की। इस बार उसने बिल्कुल सही कहा, डॉरथी। जॉन की आंखों में खुशी आ गई। अब सच में उनकी नई लाइफ शुरू हो सकती थी। जॉन ने बिना समय बर्बाद किए काम शुरू कर दिया। उसने अपनी एक्स उठाई और पूरी ताकत से लकड़ी काटने लगा। हर वार इतना पावरफुल था कि लकड़ी के टुकड़े दूर जा गिरते। दूर खड़ी लिजी चुपचाप उसे देख रही थी। वह इस अजीब आदमी के बारे में सोच रही थी। उसका शरीर और उसकी स्ट्रेंथ उसके लेट हस्बैंड से कई गुना ज्यादा थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जॉन इतना पावरफुल होने के बावजूद बिल्कुल भी ब्रूट नहीं था। वह उसके साथ बेहद केयरिंग और जेंटल था। लिजी ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा आदमी कभी नहीं देखा था। उसे लगता था जैसे जॉन किसी दूसरी वर्ल्ड से आया हो। उसने धीरे से उसे पुकारा, जॉन। उसके लिए उसका नाम बोलना भी अजीब तरह से वार्म और स्वीट महसूस हो रहा था। पूरी जिंदगी में किसी पुरुष ने उसके साथ इतनी काइंडनेस नहीं दिखाई थी। इसीलिए वह खुद से पूछने लगी, यह आदमी मेरे साथ इतना अच्छा क्यों है? वह जितना जॉन को समझने की कोशिश करती, उतना ही उसे लगता कि जॉन इस कठोर और दूर दराज विलेज का हिस्सा हो ही नहीं सकता। तभी जॉन ने पीछे मुड़कर देखा। उसने मुस्कुराते हुए उसे पुकारा, लिजी। उस पल लिजी ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। उसके डार्क हेयर और इंटेंस डार्क आईज देखकर उसे अचानक पुरानी अफवाहें याद आ गईं। उसने सुना था कि एक दूर देश में युद्ध के दौरान एक लेजेंडरी हीरो को समन किया गया था, और उस हीरो की सबसे खास पहचान थी ब्लैक हेयर और ब्लैक आईज। लिजी के दिमाग में अचानक एक इम्पॉसिबल थॉट आया, क्या जॉन ही वह लेजेंडरी हीरो हो सकता है? जॉन उसकी तरफ बढ़ रहा था और लिजी लगातार उसे उस लेजेंड से कंपेयर कर रही थी। सिमिलैरिटी तो थी, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था। आखिर इतना महान हीरो इस दुनिया से इतने दूर एक छोटे से विलेज में कैसे आ सकता था? और वैसे भी उस हीरो की कहानी सिर्फ एक रूमर थी। जब जॉन उसके पास पहुंचा तो लिजी ने शर्म और कंफ्यूजन से अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसका दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। फिर उसने ध्यान से देखा और राहत की सांस ली। जॉन के बाल असल में प्योर ब्लैक नहीं, बल्कि डीप डार्क ब्राउन थे। उसकी आंखों का रंग भी काला नहीं बल्कि अर्थी ब्राउन था। लिजी ने मन ही मन सोचा, तो यह सिर्फ एक अनयूजुअली पावरफुल आदमी है। लेकिन फिर उसके मन में एक और सवाल आया, फिर मैं इसे देखकर इतना सेफ और पीसफुल क्यों महसूस कर रही हूं? वे तो आज ही मिले थे। फिर भी उसके चेहरे पर हल्की ब्लश और कंफ्यूजन साफ दिखाई दे रही थी। अचानक जॉन ने हाथ बढ़ाया और बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर दिया। लिजी एकदम फ्रीज हो गई। उसने ऐसा जेंटल टच पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसके पुराने जीवन में जब भी किसी पुरुष का हाथ उसके सिर की ओर उठा था, उसका मतलब सिर्फ एक चीज होता था। लेकिन जॉन का हाथ बिल्कुल अलग था। उसने उसके बालों को बेहद सॉफ्टनेस से सहलाया। उस स्पर्श में ऐसी वार्मथ थी जिसे लिजी ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। इस बार वह डरकर पीछे नहीं हटी, बल्कि उसके दिल में एक अजीब सी इच्छा पैदा हुई। वह चाहती थी कि जॉन उसका सिर ऐसे ही सहलाता रहे, फॉरएवर। जॉन ने उसके चेहरे पर आया यह सटल चेंज नोटिस किया। वह उसे थोड़ा और करीब ले आया। लिजी के चेहरे पर अब डर नहीं था। वहां एक रेयर पीस और हैप्पीनेस थी। फिर अचानक जॉन धीरे धीरे उसकी ओर झुका। दोनों के बीच की आखिरी दूरी भी खत्म हो गई, और अगले ही पल उनके होंठ एक दूसरे से छू गए। यह उनका पहला किस था। लिजी की आंखें शौक से पूरी तरह खुल गईं, लेकिन उसने खुद को पीछे नहीं खींचा। उस एक पल में जैसे उसकी सारी चिंता, डर और दोनों के बीच की दूरी गायब हो गई। सिर्फ उस फर्स्ट किस की वार्मथ बाकी रह गई। लेकिन किस खत्म होते ही जॉन अचानक पीछे हट गया। उसे खुद अपनी हिम्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह क्रिम्सन हो गया। वह कुछ बोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके पास कोई वर्ड्स नहीं थे। उसके हाथ भी नर्वस होकर इधर उधर होने लगे। जॉन की शाइनेस साफ दिखाई दे रही थी। इस ऑकवर्ड एटमॉस्फेयर से बचने के लिए उसने तुरंत पास रखा एक वुडन बकेट उठा लिया। उसने बकेट को ऐसे पकड़ लिया जैसे उसी के सहारे अपनी बची हुई कंपोजर संभाल रहा हो। फिर बिना कुछ बोले वह बाहर की तरफ भाग गया। लिजी वहीं खड़ी रह गई। उसका चेहरा लाल था और दिल तेजी से धड़क रहा था। वह अब भी उस किस की लिंगरिंग वार्मथ महसूस कर रही थी। उधर जॉन अकेला स्ट्रीम के किनारे चल रहा था। वह खुद को कोस रहा था, मैंने इतना इम्पल्सिव होकर ऐसा क्यों किया?
वह खुद को याद दिला रहा था कि भले ही वे हस्बैंड और वाइफ थे, असल में वे अभी भी स्ट्रेंजर्स ही थे। उन्हें मिले हुए सिर्फ कुछ घंटे हुए थे, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वे एक दूसरे की लैंग्वेज तक नहीं समझते थे। जॉन जितना सोचता, उतना ही उसका दिमाग उलझता जाता। वह पानी लेने के बहाने इधर उधर चलता रहा, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि वह कितनी दूर आ चुका है। अचानक घने फॉरेस्ट के बीच से एक डरावनी हाउल सुनाई दी। अब वो जॉन चौंक कर रुक गया। उसने तुरंत अपने थॉट्स को साइड में रखा। उसे बस जल्दी से पानी भरकर वापस जाना था। लेकिन तभी उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। उसके माथे पर कोल्ड स्वेट आ गया। घने अंधेरे के बीच से एक विशाल वुल्फ धीरे धीरे बाहर आया। उसकी आंखें कोल जैसी चमकदार लाल थीं। वह जॉन का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसके मुंह से लो ग्राउल निकल रही थी, और उसके बेहद शार्प फैंग्स चांदनी में चमक रहे थे। यह कोई ऑर्डिनरी एनिमल नहीं था। यह एक खतरनाक बीस्ट था। जॉन ने एक कदम पीछे लिया। उसके पूरे शरीर में टेंशन भर गई। वुल्फ से निकल रही मर्डरस ऑरा इतनी डरावनी थी कि किसी भी इंसान का खून जम जाए। जॉन ने बकेट को कसकर पकड़ लिया। वह जानता था कि अगला हमला किसी भी पल हो सकता है, लेकिन डर के सामने झुकने के बजाय उसने धीरे से बकेट नीचे रख दिया। फिर वह बिना पलक झपकाए उस वुल्फ की आंखों में देखने लगा। पास ही उसे एक गिरा हुआ बड़ा लकड़ी का लॉग दिखाई दिया। उसने उसे तुरंत उठा लिया। यही उसका एकमात्र वेपन था। जॉन ने दोनों हाथों से लॉग को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ सर्वाइवल की डिटर्मिनेशन थी। वुल्फ अचानक बिजली की स्पीड से उसकी तरफ झपटा। जॉन भी पीछे नहीं हटा। वह सीधे उसकी तरफ दौड़ा और लॉग को उसके जबड़ों के सामने लगा दिया। बूम! वुल्फ का हमला इतनी ताकतवर था कि पूरा इंपैक्ट जॉन के शरीर में वाइब्रेशन की तरह दौड़ गया। जॉन को अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगानी पड़ी। लेकिन वह बीस्ट सिर्फ पावरफुल ही नहीं था, वह पूरी तरह फेरल था। अचानक वुल्फ ने इतनी जोरदार ताकत लगाई कि जॉन पीछे की ओर उछल गया। वह एक पेड़ से जोर से जा टकराया। उसकी आंखों के सामने कुछ पल के लिए स्टार्स घूमने लगे। लेकिन जॉन ने हार नहीं मानी। उसने गुस्से में एक जोरदार रोअर किया और फिर वुल्फ की तरफ झपटा। उसका लक्ष्य सीधा उसकी गर्दन थी। जॉन के दांत गुस्से से भींच गए। उसने मन ही मन कहा, मैं ऐसी गॉड फॉरसेकन जगह पर नहीं मर सकता। उसने अपनी पूरी ताकत और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को एक जगह केंद्रित कर दिया। उसकी आंखों में एक ऐसे इंसान की आग जल रही थी जिसे मौत के बिल्कुल किनारे तक धकेल दिया गया हो। फिर उसने एक जोरदार चीख के साथ फाइनल ब्लो देने के लिए हाथ उठाया। लेकिन जैसे ही उसने वार किया, उसके हाथ में अचानक एक तेज जलन उठी। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की लाइफ फोर्स किसी स्ट्रेंज एनर्जी द्वारा खींची जा रही हो। अचानक क्रैक! एक तेज आवाज गूंजी। जॉन की आंखें शॉक से फैल गईं। उसकी हथेली से अचानक एक इंटेंस गोल्डन लाइट फूट पड़ी। वुल्फ भी एक पल के लिए पीछे हट गया। लेकिन जॉन की हथेली में जल रही वह गोल्डन फ्लेम उससे भी ज्यादा फिरोशियस थी। अगले ही पल सुनहरी आग ने पूरे वुल्फ को घेर लिया। जॉन खुद अपनी हथेली को देखकर पूरी तरह स्टन्ड रह गया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसके अंदर यह मिस्टीरियस पावर आखिर आई कहां से। आखिरी जोरदार रोर के साथ जॉन ने अपना पूरा दम लगाकर वुल्फ पर फिनिशिंग ब्लो मारने की तैयारी की। जैसे ही उसने मुक्का आगे बढ़ाया, अचानक उसके पूरे हाथ में भयानक जलन दौड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर की लाइफ फोर्स किसी रहस्यमयी शक्ति द्वारा खींची जा रही हो। अचानक क्रुंग! एक तेज आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। अगले ही पल जॉन की हथेली से तेज गोल्डन लाइट फूट पड़ी। जॉन खुद भी यह देखकर पूरी तरह शॉक्ड रह गया। वुल्फ गुस्से से गुर्राया, लेकिन जॉन के हाथ में जल रही गोल्डन फ्लेम उससे भी ज्यादा भयानक थी। कुछ ही सेकंड में वह आग पूरे वुल्फ के शरीर पर फैल गई। आग इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल उसकी रोशनी से चमक उठा। जॉन ने बिना समय गंवाए वुल्फ की पीठ पर छलांग लगा दी। उसने अपनी पूरी नई शक्ति अपनी जलती हुई मुट्ठी में इकट्ठी कर ली। अब उसके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, इस खूंखार प्रेडेटर का अंत करना। एक जोरदार चीख के साथ उसने अपनी पूरी ताकत से वुल्फ पर आग से भरा हुआ मुक्का दे मारा। बूम! पूरा जंगल धमाके से कांप उठा। उस विनाशकारी हमले के बाद वुल्फ वहीं जमीन पर गिर पड़ा। एक ही वार में उसकी जान निकल चुकी थी। जमीन पर सिर्फ उसका खून फैल गया था। लेकिन लड़ाई खत्म होने के बाद भी जॉन रुक नहीं पाया। उसका शरीर अभी भी एड्रेनालिन से भरा हुआ था। वह लगातार हवा में मुक्के मारता रहा, जैसे अपने अंदर जमा हुआ सारा डर और तनाव बाहर निकाल रहा हो। कुछ देर बाद उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। वह थक कर घास पर गिर पड़ा।
वह अपनी दोनों हथेलियों को अविश्वास से देखने लगा। उसे पूरा यकीन था कि कुछ देर पहले उसके हाथों में आग जल रही थी, लेकिन जब उसने चांदनी में अपने हाथों को देखा तो उसकी त्वचा बिल्कुल सामान्य थी। न कोई जलने का निशान, न ही उसके कपड़ों पर आग का कोई असर। सब कुछ बिल्कुल सही था। जॉन पूरी तरह कंफ्यूज था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी हुआ क्या था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, उसने अभी मैजिक इस्तेमाल की थी। उसे सैनिकों का वह अजीब ब्लड रिटल याद आया। फिर उसके दिमाग में उन कहानियों की याद आई जिनमें लोग दूसरी दुनिया में जाकर नई शक्तियां हासिल कर लेते थे। जॉन हल्का सा मुस्कुराया। क्या मैं भी अब उसी तरह का कोई प्रोटोगोनिस्ट बन गया हूं? यह सोचकर उसने उत्साह में अपना हाथ आसमान की ओर उठाया और जोर से चिल्लाया, इनवाइक फायर। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। चारों तरफ सिर्फ हवा में हिलते पत्तों की आवाज थी। जॉन ने दोबारा कोशिश की, फायर स्टॉर्म। फिर भी कुछ नहीं हुआ। फ्लेम वॉल। फिर भी सन्नाटा। अब तो उसने बड़े बड़े मैजिक स्पेल्स तक बोलने शुरू कर दिए, ड्रैगन्स ब्रेथ, स्पिरिट ऑफ द अर्थ। लेकिन हर बार नतीजा एक जैसा रहा। पूरे जंगल में सिर्फ उसकी आवाज गूंजती रही। आखिरकार जॉन निराश होकर वापस घास पर लेट गया। फिर भी उसे पूरा यकीन था कि यह कोई सपना नहीं था, क्योंकि पेड़ से टकराने पर लगी उसकी चोटें अब पहले से काफी हद तक ठीक हो चुकी थीं। उसने आसमान में चमकते सितारों की तरफ देखा। फिर उसके चेहरे पर एक उम्मीद भरी स्माइल आ गई। अगर वह इस रहस्यमयी शक्ति को कंट्रोल करना सीख गया तो वह इस पूरे इलाके का सबसे अच्छा हंटर बन सकता था। वह आसानी से अपनी फैमिली के लिए खाना जुटा पाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस दूर दराज विलेज में कोई डॉक्टर भी नहीं था। अगर उसकी यह शक्ति सच में लोगों के घाव भर सकती थी तो यह किसी मिरेकल से कम नहीं होगी। जॉन धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसने मन ही मन फैसला किया, मैं इस शक्ति का सच जरूर पता लगाऊंगा। अगर यह एक बार जाग चुकी है तो दोबारा भी जरूर जागेगी। जैसे ही जॉन शांत होकर बैठा, उसके मन में उसके पुराने जीवन की पेनफुल मेमोरीज फिर से उभरने लगी। अपने माता पिता की मौत के कुछ समय बाद ही उसने अपने ग्रैंडफादर को भी खो दिया था। उसके ग्रैंडफादर ही एकमात्र ऐसे इंसान थे जिन्होंने सच में जॉन की परवाह की थी। उम्र के हिसाब से उसके ग्रैंडफादर काफी हेल्थी थे, लेकिन एक बेवकूफी भरे एक्सीडेंट में उनकी अचानक मौत हो गई। उनकी मौत के बाद जॉन अपने बाकी रिलेटिव्स के बीच बिल्कुल अकेला पड़ गया। उसे आज भी वह फ्यूनरल साफ साफ याद था। एक रिलेटिव गुस्से में वहां आया था और उसने जॉन को मारते हुए चिल्लाकर कहा था कि वह एक कर्स है। उसी की वजह से उसके फादर और ब्रदर की मौत हुई है। उस दिन के बाद से सभी लोग जॉन को ऐसे देखने लगे जैसे वह कोई प्लेग बेरर हो। लेकिन असलियत यह थी कि वह सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट था जो किसी तरह अपनी जिंदगी बचाने और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। वर्तमान में लौटकर जॉन ने वुल्फ की लाश की तरफ देखा। उसके चेहरे पर थकी हुई लेकिन हल्की सी स्माइल थी। उसने अपने पुराने दर्द को एक तरफ रखा। अब उसे अपने नए फैमिली के बारे में सोचना था। जॉन ने उस विशाल वुल्फ की लाश को अपने मजबूत कंधों पर उठा लिया। उसे पता था कि अगर वह ज्यादा देर यहां रुका तो दूसरे प्रेडेटर्स भी खून की गंध पाकर पहुंच सकते थे। वुल्फ की स्किन निकालना आसान नहीं होने वाला था, लेकिन वह जानता था कि यह मेहनत करनी ही पड़ेगी। उसे अचानक अपने ग्रैंडफादर की याद आ गई। बचपन में उसने कई बार उन्हें फार्म पर चिकन्स और रैबिट्स तैयार करते हुए देखा था। जॉन ने आसमान में चमकते मून की तरफ देखा। उसने मन ही मन सोचा, अगर ग्रैंडपा मुझे अभी देख सकते तो शायद उन्हें मुझ पर गर्व होता। लेकिन उसके मन में अभी भी एक बड़ा सवाल था, वह अपनी इस वाइल्ड और डोरमेंट मैजिक को कंट्रोल करना कैसे सीखेगा। उधर वार्म और कोजी कैबिन के अंदर लिजी और डॉर्थी रात का खाना तैयार कर रही थी। डॉर्थी पूरे एक्साइटमेंट के साथ इधर उधर दौड़ रही थी। वह एक बोल उठाकर अपनी मां लिजी के पास लाई। उसका छोटा सा चेहरा खुशी से चमक रहा था। लिजी ने मुस्कुराकर बोल लिया और अपनी बेटी को थैंक यू कहा। यह सुनते ही डॉर्थी का चेहरा और भी खिल उठा। मां की मदद करने के बाद डॉर्थी खुशी खुशी पूरे कैबिन में घूमने लगी। वह ग्लोइंग हार्थ के पास खेल रही थी। तभी बाहर से एक अजीब सी आवाज आई। डॉर्थी का ध्यान तुरंत उस तरफ चला गया। वह क्यूरियोसिटी में खिड़की के पास गई और टिपटोस पर खड़े होकर बाहर देखने लगी। उसने अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया और अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल एक विशाल वुल्फ अचानक उसकी आंखों के ठीक सामने दिखाई दिया। डॉरोथी के मुंह से डरावनी चीख निकल गई। आ! वह डर के मारे पीछे गिर गई। अंदर से लिजी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डॉरोथी! अपनी बेटी की चीख सुनते ही लिजी तुरंत उठी। उसने बिना एक सेकंड गंवाए अपनी छोटी सी किचन नाइफ उठा ली। यह कोई बड़ा वेपन नहीं था,
लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके पास यही एक चीज थी। लिजी दरवाजे की तरफ दौड़ी और चिल्लाई, डोरथी, मेरे पीछे आओ। उसने दरवाजा झटके से खोल दिया, लेकिन बाहर का नजारा देखते ही वह वहीं जम गई। उसके पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। ठंडी हवा के बीच वहां जॉन घुटनों के बल बैठा था। उसके कंधों पर एक विशाल वुल्फ की डेड बॉडी पड़ी थी। जॉन का चेहरा थकान से भरा हुआ था, लेकिन लिजी को पहले यह समझ ही नहीं आया कि वुल्फ मर चुका है। उसे लगा कि वह अभी जॉन पर हमला कर रहा है। वह डर के मारे जॉन का नाम चिल्लाने लगी। जॉन! उसकी आवाज में इतना डर था कि जॉन भी चौंक गया। उसने उनकी तरफ देखा और कंफ्यूज्ड होकर कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन लिजी नहीं रुकी। उसने अपनी नाइफ ऊपर उठा ली। वह अपने हस्बैंड को बचाने के लिए उस विशाल वुल्फ से लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर वुल्फ पर पड़ी। वह बिल्कुल मोशनलेस था। उसकी आंखों में कोई मूवमेंट नहीं थी। तभी लिजी को समझ आया, वुल्फ मर चुका था। उसके हाथ से नाइफ अचानक छूटकर जमीन पर गिर गई। अब उसके अंदर डर की जगह एम्बैरेसमेंट और रिलीफ की एक साथ लहर दौड़ गई। लिजी तुरंत जॉन की तरफ दौड़ी। उसने उसे कसकर गले लगा लिया। वह घबराकर बार बार पूछ रही थी कि जॉन ठीक है या नहीं। जॉन इस अचानक रिएक्शन से पूरी तरह शॉक्ड रह गया। फिर उसने जल्दी से उसे रीअश्योर करने की कोशिश की कि वह बिल्कुल ठीक है। कुछ ही सेकंड बाद डॉर्थी भी दौड़ती हुई आई। उसने जॉन के पैरों को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में अभी भी आंसू और डर था। जॉन ने मुस्कुराते हुए दोनों को शांत करने की कोशिश की। उसने इशारों से समझाया कि वुल्फ ने बस उसके हाथ पर थोड़ा सा बाइट किया था और कोई सीरियस चोट नहीं लगी। फिर उसने दोनों के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। वह बार बार इशारे करके समझाता रहा, आई एम ओके। धीरे धीरे लिजी और डॉर्थी की सांसें नॉर्मल होने लगीं। लिजी राहत के कारण जॉन से और भी कसकर चिपक गई। वह कुछ बोल रही थी, लेकिन जॉन उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि शायद वह हेवेंस को धन्यवाद देने के लिए कोई प्रेयर कर रही है। डॉर्थी अभी भी सिसक रही थी। जॉन ने अंदाजा लगाया कि वह उसे बता रही होगी कि वह कितनी डर गई थी। उसने दोनों को अपने पास खींच लिया, लेकिन इस बार उसके मन में एक अलग ही फीलिंग थी। उसे खुद पर थोड़ा गिल्ट हो रहा था। अगर वह उन्हें इतना डराने की वजह न बनता तो। जॉन ने मन ही मन खुद को ब्लेम किया। कुछ देर बाद तीनों वापस कैबिन के अंदर चले गए, लेकिन तभी रूफ के ऊपर बैठे एक क्रो ने जोर से कांव कांव की, जैसे वह आने वाली किसी नई परेशानी का संकेत दे रहा हो। उधर कैबिन के पास बने छोटे से शेड में जॉन ने वुल्फ की स्किन निकालने का काम शुरू किया। उसने एक शार्प ब्लेड उठाया और प्रोफेशनल तरीके से हाइड को मसल से अलग करने लगा। शुरुआत में उसे लगा कि यह काम काफी आसान होगा, लेकिन कुछ ही देर में उसे असली डिफिकल्टी समझ आ गई। यह काम बेहद टाइम कंज्यूमिंग और फिजिकली एग्जॉस्टिंग था। जॉन ने अपने माथे का स्वेट पोंछा। उसने सोचा, अगली बार मुझे इससे ज्यादा एफिशिएंट तरीका ढूंढना पड़ेगा। फिर भी उसने काम नहीं रोका। उसे अपनी फैमिली के लिए फूड चाहिए था, और वह किसी भी कीमत पर उन्हें भूखा नहीं रखना चाहता था। तभी शेड के डोरवे पर एक फेमिलियर फिगर दिखाई दी। वह लिजी थी। उसने धीरे से पुकारा, जॉन। जॉन ने पीछे मुड़कर देखा। उसे वहां देखकर वह थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ। फिर वह चीयरफुल एक्सप्रेशन के साथ बाहर आया, जैसे पूछ रहा हो कि उसे क्या चाहिए। लिजी ने अपने हाथ में पकड़ी एक वुडन बकेट उसके सामने रख दी। फिर उसने इशारा किया कि मीट को बकेट में रखो, लेकिन जॉन अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। लिजी ने अपने हाथों से अलग अलग जेस्चर्स किए। उसने फ्रेश मीट की तरफ इशारा किया, फिर उसके हिस्सों की ओर, और फिर दूसरे एनिमल्स की नकल करने लगी। आखिरकार जॉन के दिमाग में लाइट बल्ब जल उठा। ओह, इसे बकेट में स्टोर करना है। अब उसे बात समझ आ गई। जॉन ने लिजी की तरफ देखा और अचानक उसे याद आया कि उसे उसकी लैंग्वेज सीखनी होगी। उसे कम्युनिकेशन का कोई बेहतर तरीका ढूंढना था। उसने अपने दिमाग में वर्ड्स सर्च किए। वह लिजी की लैंग्वेज में थैंक यू बोलना चाहता था, लेकिन सही वर्ड याद करना उसके लिए सरप्राइजिंगली डिफिकल्ट था। उसने हिचकिचाते हुए प्रोनाउंसिएशन की कोशिश की। गो, अम्मा। शब्द उसके मुंह से अजीब तरीके से निकला। लिजी की आंखें सरप्राइज से बड़ी हो गईं। फिर अचानक उसके चेहरे पर एक ब्राइट और रेडिएंट स्माइल फैल गई। जॉन उसकी रिएक्शन देखकर पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया। उसके मन में तुरंत डाउट आया, कहीं मैंने कुछ ऑफेंसिव तो नहीं बोल दिया। लिजी ने उसे देखते हुए धीरे से प्रोनाउंसिएशन करेक्ट किया। शायद वह पूछ रही थी कि क्या जॉन का मतलब जीएमए था। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे के सामने खड़े रहे। उनके बीच एक अजीब लेकिन वार्म कनेक्शन बन गया था। जॉन ने इस बार सही प्रोनाउंसिएशन दोहराया। लिजी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी।
लेकिन जॉन के लिए यह छोटी सी बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, और लिजी के लिए भी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में अपने परिवार से भी ऐसा सिंपल थैंक यू शायद ही कभी सुना था। इसलिए जॉन का यह छोटा सा जेस्चर भी उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस था। तभी अचानक उसके दिमाग में उनके फर्स्ट किस की मेमोरी चमक उठी। उसका चेहरा तुरंत क्रिम्सन हो गया। उसके अंदर शाइनेस और क्यूरियोसिटी दोनों एक साथ उमड़ पड़े। वह अचानक मुड़ी और वहां से भाग गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, क्या जॉन ने इससे पहले कभी किसी दूसरी वुमन को किस किया होगा? यह थॉट उसके दिल को अजीब तरह से परेशान करने लगा। इतनी सारी इमोशंस एक साथ आने के कारण उसे लगा कि शायद वह फिर रो पड़ेगी। कुछ देर बाद लिजी फिर से शेड में वापस आई। वहां चारों ओर गहरी खामोशी थी। सिर्फ लकड़ी की हल्की आवाज और ताजा मांस तैयार करने की धीमी धीमी ध्वनि सुनाई दे रही थी। लिजी ने मन ही मन सोचा कि मीट प्रोसेसिंग का काम तो हमेशा औरतों का माना जाता है, लेकिन जॉन जिस सहजता और मेहनत से यह काम कर रहा था, वह उसे बार बार हैरान कर रहा था। आखिर यह आदमी ऐसा क्यों है? उसने खुद से पूछा। उसकी उलझन कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही थी। फिर भी दोनों बिना कुछ कहे साथ साथ काम करने लगे। भाषा अलग होने के बावजूद दोनों के बीच एक अजीब सी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी थी। बिना शब्दों के भी वे एक दूसरे का इशारा समझ जाते थे। काम करते करते लिजी का मन फिर भटकने लगा। वह खुद से सवाल करने लगी, मुझे क्या हो रहा है? क्या यह अजीब सी फीलिंग सच में लव है? यह सोचकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अनजाने में उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर हल्की सी उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। जॉन ने उसकी इस छोटी सी हरकत को तुरंत नोटिस कर लिया। इस बार उसने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वह धीरे धीरे लिजी के करीब आया। फिर उसने बेहद प्यार और सम्मान के साथ उसके फोरहेड पर एक हल्का सा किस किया। उस एक जेंटल किस ने लिजी के दिल में जैसे गर्माहट की लहर दौड़ा दी। उसका दिल खुशी और सुकून से भर गया। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी ही सोच पर शर्म आने लगी। वह तुरंत पीछे हट गई। उसने खुद को मन ही मन डांटा, मैं भी कितनी बेवकूफ हूं। मैंने क्यों सोच लिया कि वह इससे आगे बढ़ेगा? उसका चेहरा शर्म से पूरी तरह लाल हो चुका था। वह अपनी धड़कनों को शांत करने की कोशिश करने लगी, जबकि जॉन हमेशा की तरह शांत और सम्मानपूर्ण खड़ा था। दोनों के बीच अब भी कोई शब्द नहीं थे, लेकिन उनके दिल पहले से कहीं ज्यादा एक दूसरे के करीब आ चुके थे। जॉन शांत चेहरे के साथ वहीं खड़ा रहा और प्यार भरी नजरों से लिजी को देखता रहा। उधर लिजी शर्म से अपना सिर दोनों हाथों से पकड़कर सोचने लगी, ओह माय गॉड, कहीं जॉन को ऐसा तो नहीं लगा कि मैं सच में उससे किस मांग रही थी। शर्म के बावजूद उसने इस बार हिम्मत जुटाई। उसने तय किया कि अब वह अपनी आंखें बिल्कुल बंद नहीं करेगी, ताकि दोबारा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। लेकिन तभी जॉन एक बार फिर धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगा। लिजी ने सोचा कि शायद वह फिर उसके फोरहेड पर किस करेगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। अगले ही पल जॉन ने उसके होंठों पर एक गहरा और सच्चा किस कर दिया। लिजी पूरी तरह हैरान रह गई। उसने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। जब जॉन धीरे से पीछे हटा, तो उसकी आंखों में सिर्फ तीन भाव थे, लव, टेंडरनेस और रिस्पेक्ट। उसकी नजरों में कोई बुरी भावना नहीं थी, सिर्फ सच्चा अपनापन था। जॉन खुद भी थोड़ा एम्बैरेस्ड हो गया। उसने तुरंत पास रखा मीट वाला बकेट उठा लिया, जैसे ऑकवर्ड माहौल से बचना चाहता हो। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि डॉर्थी कहीं दिखाई नहीं दे रही। उसने इधर उधर देखते हुए कंफ्यूजन में उसे पुकारा। कुछ सेकंड बाद उसकी नजर दरवाजे की तरफ गई। वहां छोटी डॉर्थी चुपचाप खड़ी थी। वह दरवाजे के पीछे से पूरी देर दोनों को देख रही थी। उसने उनका पूरा रोमांटिक मोमेंट देख लिया था। यह समझते ही लिजी का चेहरा शर्म से पूरी तरह लाल हो गया। वह शर्म के मारे हल्की सी चीख मारकर तुरंत घर के अंदर भाग गई और अपना चेहरा छिपा लिया। उस मजेदार और शर्मीले पल के बाद छोटा सा परिवार जंगल की तरफ घूमने निकल पड़ा। सबसे आगे लिजी चल रही थी, उसके पीछे जॉन और सबसे पीछे खुशी खुशी उछलती हुई डॉर्थी। पूरा माहौल अब शांत और सुकून भरा था। चलते चलते डॉर्थी अचानक रुक गई। उसने अपने छोटे छोटे हाथ आगे बढ़ाए। वह जॉन के हाथ में पकड़े भारी बकेट को उठाने में उसकी मदद करना चाहती थी। जॉन यह देखकर मुस्कुराया। उसने प्यार से उसे थैंक यू कहा, लेकिन डोरथी अचानक मुंह फुलाकर वहीं खड़ी रह गई। जॉन समझ नहीं पाया कि आखिर उसने क्या गलती कर दी। फिर अचानक उसे बात समझ आ गई। उसने डोरथी का नेम लेकर उसे थैंक यू नहीं कहा था। जॉन तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू डोरथी। जैसे ही डोरथी ने पहली बार अपने नए नाम को जॉन के मुंह से सुना, उसका चेहरा खुशी से सूरज की तरह चमक उठा।
उसकी आंखों में ऐसी खुशी थी जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। अब वह पहले से भी ज्यादा उत्साह से अपने नए फादर की मदद करने लगी। दोनों मिलकर उस भारी बकेट को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगे। उधर घर पहुंचने के बाद लिजी ने बड़े प्यार से वुल्फ की स्किन को अपने हाथों से सहलाया। वह उसके लिए सिर्फ एक जानवर की खाल नहीं थी, वह जॉन की बहादुरी और ताकत की निशानी थी। सामने बैठे जॉन ने उसे हैरानी से देखा। वह सोचने लगा, इतनी बदबूदार स्किन को घर के अंदर कौन टांगना चाहेगा। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ, शायद इस स्किन का लिजी के लिए कोई गहरा मतलब था। उसने देखा कि लिजी उस खाल को कितनी केयर और सम्मान से देख रही थी। यह देखकर जॉन के दिल में एक अलग ही सेटिस्फैक्शन पैदा हुई। कुछ देर बाद डॉर्थी भी अपनी मां के पास आकर बैठ गई। उसने क्यूरियोसिटी से वुल्फ के मुलायम फर को हाथ लगाया। फिर उसने बाहर से उठाया हुआ एक छोटा सा पत्थर निकाला और बिल्कुल मासूमियत से उस पत्थर से वुल्फ के बालों को कंघी करने लगी। यह नजारा देखकर लिजी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। घर का माहौल अचानक बहुत वार्म और हैप्पी हो गया। जॉन भी यह देखकर मुस्कुरा उठा। उसे महसूस हुआ कि वह भी अब इस छोटी सी फैमिली की खुशियों का हिस्सा बन चुका है। कुछ देर बाद लिजी बाहर आंगन में गई और रात के खाने की तैयारी करने लगी। उसने बड़े ध्यान से ताजा मीट के टुकड़े निकाले और उन्हें एक एक करके साफ तरीके से फैलाने लगी। लाल रंग के ताजा स्टेक्स देखकर साफ लग रहा था कि आज का डिनर पहले से कहीं बेहतर होने वाला है। जॉन चुपचाप खड़ा होकर उसे काम करते हुए देख रहा था। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि इस दुनिया में लोग मीट को इसी तरह तैयार करके और सुरक्षित रखकर इस्तेमाल करते हैं। उसने मन ही मन तय किया कि अगली बार वह भी यह तरीका सीखेगा। तभी उसकी नजर उस एनिमल फैट पर पड़ी जिसे उसने शिकार के समय संभाल कर रख लिया था। लिजी उसे देखकर बहुत खुश दिखाई दी। जॉन मुस्कुरा दिया। उसे खुशी हुई कि उसका फैसला सही निकला और वह चीज उनके काम आ गई। लेकिन अगले ही पल वह फिर गंभीर हो गया। उसे एहसास हुआ कि इस नई दुनिया के बारे में उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसे यह समझना होगा कि यहाँ किस चीज की वैल्यू है, लोग कैसे बाय सेल और ट्रेड करते हैं और इस दुनिया के नियम क्या हैं। उसने मन ही मन फैसला किया कि वह जितनी जल्दी हो सके इस नई दुनिया के तौर तरीके सीख लेगा। यह सोचकर जॉन तुरंत खड़ा हो गया। वह आराम छोड़कर फिर से काम पर लगना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, लिजी ने तुरंत उसका रास्ता रोक लिया। उसके चेहरे पर साफ चिंता दिखाई दे रही थी। वह बार बार इशारों से उसे वापस बैठने और आराम करने के लिए कहने लगी। उसे डर था कि जॉन की चोटें अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं। जॉन ने मुस्कुराकर धीरे से सिर हिलाया। उसने इशारों से समझाया कि अब वह पहले से बेहतर महसूस कर रहा है और उसके शरीर का दर्द काफी कम हो चुका है। फिर उसने बहुत प्यार से अपना हाथ लिजी के कंधे पर रखा। मुझ के इस छोटे से जेस्चर का मतलब साफ था, चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रखूंगा। लिजी कुछ पल तक उसकी आंखों में देखती रही। आखिरकार उसने हल्के से सिर हिलाया और पीछे हट गई। अब उसे जॉन पर पहले से थोड़ा ज्यादा भरोसा होने लगा था। जॉन अपनी एक्स उठाकर फिर से जंगल की ओर चल पड़ा। इस बार उसका इरादा एक सही आकार का पेड़ ढूंढने का था। उसे याद था कि ओक वुड सबसे अच्छी फायरवुड मानी जाती है। हालांकि उसे अभी यह भी नहीं पता था कि ओक का पेड़ दिखता कैसा है। आखिर में उसने अपनी ताकत पर ही भरोसा किया। उसने एक पेड़ चुना, दोनों हाथों से एक्स को मजबूती से पकड़ा और पूरी ताकत के साथ वार किया। थाक! वार इतना जबरदस्त था कि उसकी असली ताकत साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसने अपनी ताकत का थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल कर दिया। झीनक! एक्स उसके हाथ से छूट गई और हवा में घूमती हुई दूर जा गिरी। जॉन ने तुरंत अपना सिर पकड़ लिया। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इतनी बड़ी बेवकूफी कर दी। कुछ देर तक जंगल में ढूंढने के बाद आखिरकार उसे अपनी एक्स मिल गई। फिर उसने काफी सारी लकड़ियां इकट्ठी की, इतनी कि कई दिनों तक उनका कैबिन गर्म रह सके। उसने लकड़ियों से भरी भारी टोकरी अपनी पीठ पर उठाई और मुस्कुराते हुए घर लौट आया। उसे लग रहा था कि आज की रात उनका घर पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक होगा। लेकिन जैसे ही वह कैबिन के अंदर पहुंचा, उसने देखा कि लिजी और डॉर्थी दोनों चिंता भरे चेहरे के साथ उसका इंतजार कर रही थीं। जॉन कुछ समझ पाता उससे पहले ही लिजी तेजी से उसकी तरफ दौड़ी। उसने उसका हाथ पकड़ा और जल्दी जल्दी उसे अंदर ले गई। फिर बिना कुछ कहे उसे बैठा दिया। जॉन पूरी तरह कंफ्यूज था। लिजी ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथों में लिया, फिर बहुत सावधानी से उस पर लगी मिट्टी और धूल साफ करने लगी। जॉन थोड़ा शर्माने लगा। दूर खड़ी डॉर्थी यह सब बड़ी उत्सुकता से देख रही थी। अचानक उसके दिमाग में कोई नया आइडिया आया। वह तेजी से दौड़कर पानी रखने वाले बर्तन के पास गई। अपने छोटे छोटे हाथों से उसने थोड़ा सा पानी एक छोटे बर्तन में भरा।
वह इतनी छोटी थी कि चलते चलते आधा पानी रास्ते में ही गिर गया। फिर भी वह पूरी मेहनत से वापस जॉन के पास पहुंची और बिना कुछ सोचे उसने पूरा पानी सीधे जॉन के ऊपर उछाल दिया। ठंडे पानी से भीगकर जॉन एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह अपनी प्यारी बेटी पर नाराज ही नहीं हो सकता था। यह देखकर लिजी जोर से हंस पड़ी। पूरे कैबिन का माहौल हंसी और खुशी से भर गया, लेकिन डॉर्थी थोड़ी उदास हो गई। शायद उसे उम्मीद थी कि उसके नए फादर की रिएक्शन कुछ और होगी। जॉन तुरंत उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने प्यार से डॉर्थी के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर उसका थैंक यू किया। यह सुनते ही डॉर्थी फिर से खुशी खुशी बाहर भागने लगी। वह और भी मदद करना चाहती थी। उसे रोकने के लिए जॉन भी तुरंत उसके पीछे भागा। यह पूरा नजारा देखकर लिजी फिर से हंस पड़ी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई खूबसूरत सपना जी रही हो। कुछ ही दिन पहले तक उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में इतनी खुशी आ सकती है। अब उसके पास एक ऐसा फैमिली था जिसकी मुस्कान को वह हमेशा बचाकर रखना चाहती थी। शाम धीरे धीरे ढलने लगी। छोटे से वुडन कैबिन की चिमनी से गर्म धुआं आसमान की ओर उठने लगा। वह धुआं जैसे उनकी नई लाइफ और नई उम्मीदों का संदेश लेकर हवा में फैल रहा था। उस रात तीनों पहली बार एक साथ टेबल पर बैठकर भरपेट डिनर करने वाले थे। पूरा घर सुकून और अपनापन महसूस करा रहा था। लेकिन खेलते खेलते छोटी डोरोथी थक चुकी थी। वह खाना शुरू होने से पहले ही गहरी नींद में सो गई। जॉन और लिजी एक दूसरे के सामने चुपचाप बैठे रहे। भले ही वे अभी भी एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझते थे, लेकिन उनके बीच अब एक नई अंडरस्टैंडिंग जन्म ले चुकी थी। डिनर खत्म होने के बाद दोनों की नजर सो रही डोरथी पर गई। वह अपने छोटे से अंगूठे को मुंह में रखकर मासूमियत से सो रही थी। उसकी भोली शक्ल देखकर जॉन और लिजी दोनों हल्के से मुस्कुरा दिए। काफी समय बाद उनके घर में ऐसा शांत और खुशहाल पल आया था। जॉन धीरे से उठा। उसने पूरी सावधानी के साथ डॉरथी को अपनी बाहों में उठा लिया। इतनी गहरी नींद में होने के कारण डॉरथी जरा भी नहीं जागी। जॉन उसे धीरे धीरे बिस्तर तक ले गया। फायरप्लेस की गर्माहट से पूरा कमरा आरामदायक हो चुका था। उसने डोरीत को बहुत प्यार से बिस्तर पर लिटाया, फिर सावधानी से उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ा दी ताकि उसे रात में ठंड न लगे। एक पल के लिए वह उसे सोते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर एक सच्चे फादर जैसी मुस्कान थी। उधर लिजी चुपचाप टेबल साफ कर रही थी। वह बर्तन समेट रही थी और रात के खाने के बाद की सफाई में लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद जॉन बाहर आंगन में चला गया। पैटियो के एक कोने में रखी छोटी कैंडल की रोशनी पूरे माहौल को और भी शांत बना रही थी। घर के अंदर लिजी अभी भी फायरप्लेस के पास बर्तन धो रही थी। जॉन बिना आवाज किए उसके पास आया। वह उसे परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन अचानक उसने धीरे से लिजी का हाथ पकड़ लिया। यह जेस्चर अचानक था, इसलिए लिजी एकदम चौंक गई। उसका चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो गया। उसका दिल बहुत तेज धड़कने लगा। उधर जॉन खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें धीरे धीरे एक दूसरे के करीब ला रही हो। कुछ पल के लिए पूरा माहौल बिल्कुल शांत हो गया। फिर जॉन ने बहुत प्यार से लिजी को अपनी बाहों में खींच लिया। लिजी बिना विरोध किए उसके सीने से लग गई। उसके गाल शर्म से लाल थे। उसके हाथ में अभी भी गीला कपड़ा था। वह धीरे से वही कपड़ा उठाकर जॉन की गर्दन के पीछे जमा पसीना साफ करने लगी। यह एक छोटा सा लेकिन बेहद केयरिंग जेस्चर था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर भी उसने खुद को समझाया, मैं उसकी वाइफ हूं। अपने हस्बैंड का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। धीरे धीरे उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई। उसने बहुत सावधानी से जॉन की शर्ट का किनारा थोड़ा सा उठाया। उसका इरादा सिर्फ उसके शरीर पर आया पसीना पोंछने का था, लेकिन जैसे ही उसका हाथ जॉन के शरीर को छुआ, दोनों के दिल की धड़कन एक पल के लिए तेज हो गई। लिजी शर्म से पूरी तरह घबरा गई, जबकि जॉन के चेहरे पर हल्की सी वार्म स्माइल आ गई। उसकी आंखों में प्यार और अपनापन साफ दिखाई दे रहा था। फिर भी लिजी इस नजदीकी को संभाल नहीं पा रही थी। उसकी शर्म लगातार बढ़ती जा रही थी। उसने एक बार फिर धीरे से उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसके इस छोटे से स्पर्श में भी गहरा प्यार और सम्मान था। लिजी ने उसकी आंखों में देखा। उस पल दोनों के बीच का माहौल पहले से कहीं ज्यादा रोमांटिक हो गया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। फिर जॉन धीरे से उसके कान के पास झुका। बहुत नरम आवाज में उसने सिर्फ एक बात कही, स्लीप, यानी अब आराम करने का समय हो गया था। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे घर के इकलौते बेडरूम की ओर बढ़े। जॉन ने बहुत प्यार से लिजी को बिस्तर की तरफ ले गया। कमरे में रखी छोटी लैंटर्न की हल्की रोशनी
पूरे माहौल को और भी शांत और खूबसूरत बना रही थी। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। उनके बीच बिना किसी शब्द के गहरा अपनापन महसूस हो रहा था। लिजी अब भी बहुत शर्मीली थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसने जॉन का हाथ नहीं छोड़ा। लिजी अब भी शर्म से सिमटी हुई थी, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो सीने से बाहर निकल आएगा। जॉन धीरे धीरे उसके करीब झुका और अपनी पत्नी की नरमी और गर्माहट को महसूस करने लगा। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, यह लड़की सचमुच अब उसकी पत्नी है। उसने मन ही मन सांता क्लॉज से प्रार्थना की कि वह उन्हें कभी अलग न करे और उसे अपनी पत्नी और बेटी की मुस्कान की आखिरी सांस तक रक्षा करने का मौका दे। इस दुनिया में अमीर नोबल्स शायद इसे अजीब समझते, लेकिन आम लोगों के लिए पूरे परिवार का एक ही कमरे में रहना बिल्कुल सामान्य बात थी। लिजी अच्छी तरह जानती थी कि शादी की पहली रात पति पत्नी के बीच क्या होता है। तभी उसके मन में अपने हिंसक पिता की दर्दनाक यादें लौट आईं। उसे आज भी उनके वे शब्द याद थे, अगर रोई तो और ज्यादा मारूंगा। उसे वे रातें याद थीं जब उसकी मां पूरी रात रोती रहती थी और वह डर के साए में कांपती रहती थी। वह हमेशा सोचती थी कि क्या उसकी जिंदगी भी एक दिन वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगली सुबह सब कुछ अलग था। जलती हुई लकड़ियों की हल्की क्रैकलिंग साउंड सुनकर उसकी आंख खुली। उसने महसूस किया कि वह एक ऐसी दुनिया में जागी है जो उसकी पुरानी जिंदगी से बिल्कुल अलग थी। वह बिस्तर पर जॉन और डॉर्थी के बीच लेटी हुई थी। पिछली रात वह फर्श पर सोई थी, लेकिन नींद में कब जॉन के पास आ गई उसे खुद भी पता नहीं चला। उसका सिर जॉन की बाहों पर टिका हुआ था, जबकि दूसरी तरफ डॉर्थी आराम से उसकी दूसरी बाह में सो रही थी। लिजी ने राहत की लंबी सांस ली। जिस शादी की पहली रात से वह हमेशा डरती रही थी, वह दर्द और हिंसा से नहीं बल्कि शांति और अपनापन से भरी हुई थी। वह धीरे से जॉन के सीने से और सट गई। उसे महसूस हुआ कि इस आदमी के उसकी जिंदगी में आने के बाद उसकी पूरी दुनिया बदल गई है। तभी जॉन की आंख खुली। उसने मुस्कुराते हुए मां और बेटी दोनों को अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। उस पल लिजी का दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि जैसे रुक ही जाएगा। उसके होंठों पर पहली बार सच्ची खुशी की मुस्कान आई। थोड़ी देर बाद जॉन सावधानी से उठा ताकि डोरथी की नींद न टूटे। उसने प्यार से बेटी के गाल को सहलाया और बाहर निकला। बाहर उसने देखा कि लिजी सुबह सुबह काम में लगी हुई थी। वह भारी बाल्टी उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जॉन ने तुरंत उसके हाथ से बाल्टी ले ली। फिर उसने आसानी से तौलिया निचोड़ दिया। उसकी ताकत देखकर लिजी हैरान रह गई। जॉन मुस्कुराकर बोला, हनी, अच्छी नींद आई? यह सुनते ही लिजी का चेहरा लाल हो गया। वह सोचने लगी कि हनी कोई सम्मानजनक संबोधन है या फिर प्यार से बुलाने का तरीका। उधर जॉन भी थोड़ा झेंप गया। उसे लगा शायद उसने उसे ज्यादा शर्मिंदा कर दिया, लेकिन लिजी ने धीरे से सिर उठाकर कहा, मुझे ऐसे ही हनी कहकर बुलाइए। जॉन मुस्कुराया और फिर से बड़े प्यार से बोला, हनी। यह सुनकर लिजी ने शर्माते हुए अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया। उसकी यह मासूम हरकत देखकर जॉन हंस पड़ा और हल्के से उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, हनी, हनी, मेरी तरफ देखो। उसी समय डॉर्थी की नींद खुल गई। वह अभी भी आधी नींद में थी और सपना देख रही थी कि आसमान में एक बहुत बड़ा उड़ता हुआ चिकन लेग है। वह उठी। मुंह के किनारे हल्की सी लार लगी हुई थी, लेकिन अगले ही पल फिर से धड़ाम से फर्श पर गिर गई। जॉन और लिजी घबराकर उसकी तरफ दौड़े, लेकिन डॉर्थी तुरंत उठी और दोनों की टांगों से लिपट गई। तभी उसकी नजर ताजे मांस के ढेर पर पड़ी। उसके लिए यह मायने नहीं रखता था कि वह वुल्फ का मांस है या ड्रैगन का। उसके लिए बस मीट ही सबसे बड़ी खुशी थी। वह उछलते हुए चिल्लाई, मीट! उसे इतना खुश देखकर जॉन और लिजी दोनों हंस पड़े। डॉर्थी तो सीधे मांस वाली बाल्टी की तरफ दौड़ पड़ी। अपनी बेटी की खुशी देखकर जॉन ने मन ही मन कसम खाई कि वह दुनिया का सबसे बेहतरीन हंटर बनेगा। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पूरे आत्मविश्वास के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे जैसे वह घने जंगल के अंदर जाता गया, हवा का माहौल बदलने लगा। एक अजीब सी बेचैनी उसे घेरने लगी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई कि इस बार कौन सा मॉन्स्टर सामने आएगा। अचानक उसे पैरों की आहट सुनाई दी। वह तुरंत मुड़ा, लेकिन सामने कोई जानवर नहीं बल्कि एक इंसान खड़ा था। उस आदमी ने भारी हुडेड क्लॉक पहन रखा था जिससे उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ देर बाद उसने अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा बूढ़ा और झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखें किसी तेज शिकारी चाकू की तरह ठंडी और पैनी थीं। जॉन वहीं खड़ा रह गया। उसके मन में बस एक सवाल था, यह रहस्यमयी आदमी कौन है और इस सुनसान जंगल में क्या कर रहा है? कुछ देर बाद दृश्य उसी हुडेड आदमी की ओर बदलता है। वह जंगल में जमीन पर बिखरे हुए खून के निशानों को ध्यान से देख रहा था।
वह बुदबुदाया, यहाँ किसी बड़े बीस्ट के निशान भी हैं। वह हर निशान को ध्यान से देखता हुआ आगे बढ़ा और सोचने लगा। मैंने कई दिनों तक उस पहाड़ी आदमी पर नजर रखी। उसे तो हथियार चलाना भी ठीक से नहीं आता, फिर भी उसने अकेले इतने विशाल बीस्ट को मार गिराया। आगे बढ़ते हुए उसे और भी खून के निशान मिले। वह हैरानी से बोला, यह असंभव है। एक प्रोफेशनल हंटर भी बिना सही हथियार के इतने बड़े जानवर को अकेले नहीं मार सकता। मुझे खुद इसकी सच्चाई पता करनी होगी। फिर दृश्य वापस उसी पल पर आता है जब वह रहस्यमयी आदमी पहली बार जॉन के सामने खड़ा होता है। उसकी नजर सीधे जॉन के हाथ पैर के हाथ पर पड़े घावों पर टिक जाती है। वह मन ही मन सोचता है, ये तो साफ वुल्फ बाइट के निशान हैं, लेकिन ये इतने जल्दी कैसे भर गए? अगर इसे इतनी बुरी तरह काटा गया था तो इन्फेक्शन और फीवर से इसकी मौत हो जानी चाहिए थी। उसके दिमाग में अचानक एक ख्याल आता है, तो फिर सिर्फ एक ही संभावना बचती है। क्या यह आदमी एक मेज है? यह सोचते ही उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल जाती है। अगर यह सचमुच मेज है तो शायद मुझे आखिरकार रिवेंज लेने का मौका मिल गया है। दूसरी ओर जॉन भी उस अजनबी को देखकर असहज महसूस कर रहा था। उसके मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। कुछ देर की खामोशी के बाद बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। आज मैं एक जिद्दी बूढ़ा आदमी हूं, लेकिन कभी मैं भी एक जवान और ताकतवर युवक था। अगर कोई फॉरेस्ट कीपर बनता था और किसी नोबल के जंगल की देखभाल करता था, तो उसे कुछ समय बैटलफील्ड में भी लड़ना पड़ता था। अगर वहां उसने मिलिट्री मेरिट हासिल कर ली, तो वह अपने लॉर्ड का रिटेनर भी बन सकता था। उसने गहरी सांस ली और अतीत को याद करते हुए कहा, मैं अपने पिता को पीछे छोड़कर गांव-गांव भटकता रहा। मेरा सपना था कि मैं एक माउंटेन ड्वेलर और आजाद हंटर बनूं। कुछ समय बाद मुझे एक गांव के पहाड़ का माउंटेन कीपर बना दिया गया। वह पहाड़ हर तरह की समृद्धि से भरा हुआ था। वहां शिकार की कोई कमी नहीं थी, जंगल भी घने थे और जिंदगी शांतिपूर्ण थी। बस एक ही कमी थी, फायरवुड की। चूंकि आम कॉमनर्स को भी लॉर्ड्स फॉरेस्ट में जाने की अनुमति थी, इसलिए लोगों को फायरवुड इकट्ठा करने के लिए पहाड़ों के और भी गहरे हिस्सों में जाना पड़ता था। बूढ़े आदमी के चेहरे पर हल्की सी कड़वी मुस्कान उभर आई। उस समय मुझे लगा था कि यह मेरे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मैंने सोचा था कि इससे मुझे पहाड़ और जंगल का टेरेन अच्छी तरह समझने का मौका मिलेगा। लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा कि गांव वाले हमेशा पहाड़ के केवल ऊपरी हिस्से से ही लकड़ियां क्यों इकट्ठा करते हैं। कुछ पल के लिए चारों ओर सन्नाटा छा गया। फिर उसने पहले से भी ठंडी आवाज में कहना शुरू किया, एक फॉरेस्ट कीपर जिसका काम लॉर्ड्स वुड्स की रक्षा और देखभाल करना होता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय अपने चारों हाथ पैर सही सलामत रखने होते हैं। लेकिन ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से ठीक पहले मैं उन शर्तों पर खरा नहीं उतर सका और मुझे ठुकरा दिया गया। उसका चेहरा अतीत की यादों से और भी भारी हो गया। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उन पहाड़ों में गोबलिन्स रहते हैं। अब उसकी आवाज में छिपी नफरत साफ सुनाई दे रही थी। गोबलिन्स इंसानी औरतों का अपहरण करते हैं और उनसे अपनी संतान पैदा करते हैं। बाद में मुझे पता चला कि वह गांव जहां औरतें रहस्यमय तरीके से गायब हो रही थीं और मर रही थीं, पूरे इलाके में बदनाम हो चुका था, क्योंकि उसके पास ही गॉबलिन विलेज था। बूढ़े आदमी ने अपने चोगे के भीतर मुट्ठियां कस लीं। कई दशकों से दबा हुआ गुस्सा एक बार फिर बाहर आने लगा। उसके बाद मेरी जिंदगी नरक बन गई। मुझसे सब कुछ छिन गया। मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। लेकिन फिर भी मैं सिर्फ एक ही मकसद से जिंदा रहा। उस दिन का इंतजार करता रहा जब मैं उन गॉबलिन से बदला ले सकूं जिन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया। आज भी उसकी आंखों का दर्द कम नहीं हुआ था। मैं गांव वालों से नफरत करता था क्योंकि उन्होंने मुझसे सच छिपाया। फिर भी मैं कई दशकों तक उन्हीं के साथ रहा। मुझे जिंदा रखने वाली सिर्फ एक चीज थी, यह जुनून कि किसी दिन मैं उन हरामियों से बदला जरूर लूंगा। फिर उसकी नजर जॉन पर टिक गई। यह आदमी कर सकता है। दृश्य वापस वर्तमान में लौट आता है। बूढ़ा आदमी जॉन को ध्यान से देखने लगा। इतना विशाल शरीर, इतनी राक्षसी ताकत, इस इलाके में ऐसा इंसान मिलना नामुमकिन है, और ऊपर से इसकी हीलिंग एबिलिटी भी असाधारण है। उसकी आंखों में एक ठंडा इरादा उभर आया। अभी गॉबलिन्स पहाड़ों की गहराई में छिपे हुए हैं, लेकिन जैसे ही उनके पास औरतों की कमी होगी, वे फिर से गांव पर हमला करेंगे। उससे पहले मैं इस आदमी को दुनिया का सबसे बेहतरीन हंटर बना दूंगा। उसने मन ही मन अपनी योजना पूरी कर ली। जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो जाता, तब तक गॉबलिन डेन का रहस्य छिपा कर रखना होगा। एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उसका बाइंडिंग फोर्स लागू हो जाएगा और फिर वह आसानी से भाग नहीं सकेगा। उसी समय जॉन ने हल्का सा सिर झुकाकर बूढ़े आदमी का सम्मान किया,
लेकिन बूढ़ा आदमी अब भी सावधान था। देखो, यह मेरा अभिवादन कर रहा है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब भी पीछे की ओर है। यह मुस्कुरा रहा है, फिर भी इसने अपना गार्ड बिल्कुल नीचे नहीं किया। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि जॉन उतना भोला नहीं है जितना पहली नजर में लगता है। उसने सीधे जॉन की ओर देखकर कहा, आज से मैं तुम्हें अपनी सारी जानकारी दूंगा। मैं तुम्हें एक बेहतरीन हंटर बनाऊंगा। यह सुनकर जॉन थोड़ा हैरान रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि बूढ़ा आदमी अचानक उसे सिखाना क्यों चाहता है। अगली सुबह जॉन उनींदी आवाज में बड़बड़ाया, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अभी अभी आंखें बंद की थीं और सुबह हो गई। घर के अंदर लिजी और डॉर्थी आग पर मीट भून रही थीं। तैयार होकर जब जॉन बाहर जाने लगा तो उसने खिड़की से देखा कि वही रहस्यमयी बूढ़ा आदमी घर के बाहर खड़ा था। उसे देखते ही जॉन सतर्क हो गया। मैं इसे घर के अंदर नहीं बुलाऊंगा। जब मैं घर पर नहीं रहूंगा तब मैं नहीं चाहता कि कोई भी उस घर में आने का आदी हो जाए जहां सिर्फ लिजी और डॉर्थी रहती हैं। बाहर बूढ़ा आदमी हल्की मुस्कान लिए खड़ा था, लेकिन वह मुस्कान अजीब तरह से डरावनी लग रही थी। जॉन मन ही मन बोला, सच में इसकी मुस्कान बहुत ज्यादा सस्पिशियस है। अचानक उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई। यह मुस्कान बिल्कुल एचआर मैनेजर जैसी लग रही है, खासकर सैलरी नेगोशिएशन के समय। फिर भी उसे लगा कि बूढ़ा आदमी अपने तरीके से विनम्र बनने की कोशिश कर रहा है। तभी पीछे से लिजी ने उसे आवाज दी। जॉन मुस्कुराकर बोला, लिजी, लिजी मैं ठीक हूं, जल्दी वापस आ जाऊंगा। उसने देखा कि लिजी उसके लिए लंच बॉक्स तैयार कर रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। यह बिल्कुल एक पत्नी की तरह मेरे लिए खाना बना रही है, सच में अपनी पूरी कोशिश कर रही है। उसके मन में एक और ख्याल आया, यह सच में बहुत एडोरेबल है। उधर छोटी डॉर्थी चुपचाप अपनी मां को देख रही थी। जैसे ही उसे पता चला कि जॉन जाने वाला है, वह दौड़कर दरवाजे तक पहुंची। लिजी ने जल्दी से लंच बॉक्स उसके हाथ में दिया। जल्दी जाइए और खाना जरूर खाइए। उन दोनों की सच्ची चिंता देखकर जॉन का दिल गर्मजोशी से भर गया। परिवार का होना सच में बहुत खूबसूरत एहसास है। लिजी ने चिंतित नजरों से उसकी ओर देखा। सुरक्षित वापस आइए, जॉन मुस्कुराकर बोला। जरूर। तभी डॉर्थी भी दौड़कर आई। पापा, सेफ वापस आना, जॉन ने प्यार से जवाब दिया। मैं जरूर लौटूंगा। उन दोनों की मासूम मुस्कान देखकर उसके दिल में अपार सुकून भर गया। लेकिन अभी उसे बूढ़े आदमी के साथ पहाड़ों के और अंदर जाना था। काफी देर तक चलते रहने के बाद जॉन सोचने लगा, आखिर यह मुझे इतनी दूर क्यों लेकर आया है। आखिरकार बूढ़ा आदमी एक जगह रुक गया। उसने जमीन की ओर इशारा किया। जॉन ने ध्यान से देखा। क्या यह मुझे जमीन देखने के लिए कह रहा है? बूढ़े आदमी ने अपने पैरों से मिट्टी पर कुछ खास निशान बनाकर दिखाए। जॉन ध्यान से देखने लगा। इसके फुटप्रिंट्स बहुत अजीब हैं। वह हैरान होकर सोचने लगा, कोई खास फुटवर्क टेक्निक है या फिर 1000 पाउंड स्टेप जैसा कोई कौशल, शायद अर्थ शैटरिंग स्टॉम्प। उसने तुरंत तय कर लिया, अगर मुझे इसे सीखना है तो मुझे इसकी हर हरकत बिल्कुल उसी तरह कॉपी करनी होगी। इसके बाद जॉन कदम दर कदम बूढ़े आदमी की चाल की नकल करने लगा। यात्रा के दौरान बूढ़ा आदमी उसे पहाड़ों के रास्तों की बारीकियां सिखाता रहा। वह कभी अलग अलग पेड़ों की छाल छूने को कहता, ताकि जॉन हर ढलान का अलग अलग का एहसास समझ सके। कभी उसे एक ही जगह खड़ा रखता और बार बार पैरों के नीचे की जमीन महसूस करने को कहता, ताकि पूरा टेरेन उसकी याददाश्त में हमेशा के लिए बस जाए। यह प्रशिक्षण बेहद कठिन और दोहराव भरा था, लेकिन धीरे धीरे जॉन पहाड़ों को पहले से कहीं बेहतर समझने लगा। लंबी ट्रेनिंग के बाद दोनों आराम करने बैठे। जॉन ने राहत की सांस ली। उसी समय बूढ़े आदमी ने अपना बैग खोला। यह देखकर जॉन की आंखें चमक उठीं। आखिरकार अब मुझे लिजी के हाथ का बनाया हुआ लंच बॉक्स खाने को मिलेगा। उसने जल्दी से डिब्बा खोला और स्वादिष्ट खुशबू आते ही उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान फैल गई। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, उसने खुशी से कहा। लेकिन उसी पल बूढ़े आदमी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने अपनी भाषा में कहा, यहां अपना लंच मत खोलना। जॉन ने हैरानी से उसकी ओर देखा। तब बूढ़े ने समझाया, इंसानों के बनाए हुए पैक्ड मील की खुशबू पहाड़ों की प्राकृतिक हवा से बिल्कुल अलग होती है। जैसे ही इसकी महक फैलेगी, इन पहाड़ों में घूमने वाले जंगली जानवर तुरंत इसे महसूस कर लेंगे। यह सुनते ही जॉन ने तुरंत अपना लंच बॉक्स बंद कर दिया। फिर उसे दोनों हाथों से संभालते हुए हल्की कड़वी मुस्कान के साथ नीचे देखने लगा। धीरे से उसने कहा, लिजी आज सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी। उसने मेरे लिए यह खाना बहुत प्यार और मेहनत से बनाया है। मुझे सच में उम्मीद है कि यह पहली और आखिरी बार नहीं होगी जब मैं उसका बनाया खाना खाऊंगा। जॉन चुपचाप बैठा रहा।
और लंच बॉक्स को कसकर पकड़े रहा। उसकी भावनाएं धीरे धीरे उमड़ने लगीं। बेबस होकर वह खुद से बुदबुदाया, लगता है मैं रो पड़ूंगा। कुछ देर बाद बूढ़ा आदमी जॉन को पहाड़ों की गहराई में स्थित अपने घर ले गया। वह जगह बहुत साधारण और एकांत थी, जो पूरी तरह जंगल के वातावरण में घुली हुई थी। चारों ओर देखते हुए जॉन ने उत्सुकता से पूछा, तो आप यहीं रहते हैं? बूढ़े ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह अंदर गया और थोड़ी देर बाद कई हथियार लेकर वापस आया। जैसे ही जॉन की नजर एक खास बो पर पड़ी, उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। रुको, इस बो का शेप तो बहुत अजीब है, उसने मन ही मन सोचा। मैंने अब तक जितने भी बो देखे हैं, वे तो बिल्कुल अलग होते हैं। फिर इस तरह के बो से एरो कैसे चलाया जाता होगा? उसका डिजाइन सामान्य बो से कहीं ज्यादा अलग और डरावना लग रहा था। जॉन कुछ पूछ पाता उससे पहले ही बूढ़े ने वह बो उसकी ओर बढ़ाते हुए शांत स्वर में कहा, इसे उठाओ और मेरे पीछे आओ। जैसे ही जॉन ने बो हाथ में लिया, उसके हाथ अचानक नीचे झुक गए। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। क्या मैं सच में इसे संभाल सकता हूं? उसने घबराकर सोचा। इसे खींचने के लिए ही शायद बहुत ज्यादा ताकत चाहिए होगी। उधर बूढ़े ने अपना बो बड़ी आसानी से तैयार कर लिया। जॉन उसकी हर हरकत को ध्यान से देख रहा था। इनकी मूवमेंट्स बिल्कुल भी जबरदस्ती वाली नहीं हैं, उसने सोचा। ऐसा लग रहा है जैसे समय ही रुक गया हो। इतना भारी बाव खींचते हुए भी इनके शरीर में जरा सी भी फालतू ताकत नहीं लग रही। हर मूवमेंट बिल्कुल प्राकृतिक है, जैसे बो उनके शरीर का ही हिस्सा हो। अगले ही पल बूढ़े ने एरो छोड़ दिया। तीर बिजली की गति से उड़ता हुआ सीधा टारगेट के बिल्कुल बीचों बीच जाकर धंस गया। जॉन पूरी घटना को स्तब्ध होकर देखता रह गया। उसकी आंखों में सम्मान और आश्चर्य साफ दिखाई दे रहा था। उस शानदार निशाने को देखने के बाद उसने भी बाव कसकर पकड़ा और बूढ़े की तरह खड़े होकर निशाना लगाने की कोशिश की। जैसे ही उसने एम करना शुरू किया, बूढ़ा उसके पास आया और धीरे धीरे उसकी स्टैंस और टेक्निक सुधारने लगा। इतनी नजदीक खड़े होने के बावजूद बूढ़े का शरीर पूरी तरह स्थिर था। उसके हाथों में जरा सी भी कंपन नहीं थी। ये बिल्कुल भी नहीं कांप रहे। कैसे? जॉन ने अविश्वास से सोचा, जबकि वह खुद भारी बाहों को संभालने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन खुद से कहा, मुझे पूरी तरह फोकस करना होगा। आज मैंने जो नए वर्ड्स सीखे हैं और एक हंटर बनने के लिए जो मूवमेंट्स चाहिए, मुझे इन सब की और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जो अपनी वाइफ लिजी और अपनी बेटी डोरेथी का सही तरह से ख्याल रख सके। उसका संकल्प पहले से भी अधिक मजबूत हो गया। बूढ़े की हर सीख अब केवल जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार के भविष्य के लिए भी जरूरी थी। उधर घर में लिजी और डॉर्थी जलती हुई फायरप्लेस के पास बैठी थीं। डॉर्थी खुशी खुशी गुनगुनाने लगी, आसमान नीला है, बर्फ सफेद है, लिजी के बाल चमक रहे हैं, जॉन के बाल काले हैं, और यह मीट मुझे ऐसा महसूस करा रहा है जैसे मेरा पेट और भी भरता जा रहा हो, जबकि मैं फायरप्लेस के सामने बैठी हूं। उसकी मासूम आवाज सुनकर लिजी हल्के से हंस पड़ी। खाना खत्म करने के बाद डोरथी धीरे धीरे उठी और अपना पेट पकड़ते हुए बोली, मैं तो पूरी तरह भर गई हूं। ऐसा लग रहा है जैसे मीट मेरे पेट के अंदर और बड़ा हो गया हो। उसकी प्यारी सी बात सुनकर लिजी फिर मुस्कुरा दी। डॉर्थी ने उसकी मुस्कान देखी और मन ही मन सोचा, जब से जॉन आया है, लिजी पहले से कहीं ज्यादा मुस्कुराने लगी है। इससे पहले तो हम लगभग कभी हंसते ही नहीं थे। लिजी को यूं हंसते देखकर डॉर्थी के दिल में भी गर्माहट भर गई। इनकी हंसी सुनकर ऐसा लगता है जैसे मैं फायरप्लेस के बिल्कुल पास बैठी हूं। काश मेरा खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाए ताकि मैं और मीट खा सकूं। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर उदासी उतर आई। उसने मन ही मन सोचा, लेकिन जॉन आखिर है कौन? लिजी कहती है कि वह उसके हस्बैंड हैं। अगर जॉन लिजी के हस्बैंड हैं, तो मेरे क्या लगते हैं? धीरे धीरे उसके मन में डर भरने लगा। क्या जॉन और लिजी सच में मेरे मॉम और डैड नहीं हैं? क्या वे भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे, जैसे मेरे असली पिता मुझे छोड़ गए थे? क्या जॉन सिर्फ लिजी को ही अपने साथ ले जाएगा? इन सवालों ने डॉर्थी के छोटे से दिल को बेचैन कर दिया। अचानक वह नींद से जाग गई। उसने इधर उधर देखा और धीरे से बुदबुदाई, सब लोग कहाँ चले गए? तभी उसके दिमाग में अतीत की एक दर्दनाक याद बिजली की तरह कौंध गई। एक कठोर आवाज उसके कानों में गूंजी, बेकार लड़की, अगर लड़का पैदा होती तो कम से कम काम तो आती, लेकिन लड़की होकर सिर्फ खाना ही खाती है। डॉर्थी कांप उठी। घबराकर उसने खाने की ओर देखा। मीट, मीट अभी भी यहीं है। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसके मन में एक और चिंता उठी।
तो फिर लिजी कहाँ गई? उसी समय बाहर से किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत मत करना। उस डरावनी आवाज ने डॉर्थी को जड़ कर दिया। वह कांपते हुए बाहर झांकी। जैसे ही उसने उन आदमियों को देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मैं इन लोगों को पहचानती हूं, उसने डरते हुए सोचा। यही लोग हमेशा मेरे पिता को धमकाने और मारने आते थे। फिर पिता अपना सारा गुस्सा मुझ पर और मेरी फॉस्टर मदर पर निकालते थे। वह कांपते हुए लिजी की ओर देखने लगी। क्या लिजी भी ठीक रहेगी? कहीं ये लोग उसे भी मेरी फॉस्टर मदर की तरह आधा मार न डालें। बाहर पीले बालों वाले आदमी ने लिजी के बाल पकड़कर उसे जोर से खींच रखा था। वह गुस्से से चिल्लाया, सच सच बता, यह खुशबू कैसी है? तुमने हमारा मीट चुराया है ना? दर्द से कराहते हुए लिजी ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने कुछ नहीं चुराया। यह मीट मेरे हस्बैंड जॉन ने खुद शिकार करके लाया है। लेकिन वह आदमी जोर से हंसा। क्या बकवास कर रही है? क्या तुम्हें लगता है कि शिकार करना बच्चों का खेल है? तभी लाल बालों वाला आदमी बोला, घर के अंदर चलकर देखते हैं, पता चल जाएगा क्या छिपा रखा है। यह सुनकर लिजी घबरा गई। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं सच कह रही हूं, यह मीट मेरे हस्बैंड जॉन ने ही लाया है। लेकिन उन तीनों ने उसकी एक नहीं सुनी। उन्होंने लिजी को जमीन पर पटक दिया और जबरदस्ती घर के अंदर घुस गए। अंदर जाते ही उनकी नजर विशाल वुल्फ स्किन पर पड़ी। पीले बालों वाला आदमी हैरानी से बोला, इतनी बड़ी वुल्फ स्किन? फिर उसकी आंखों में लालच चमक उठा। इसे बेचकर तो बहुत पैसा मिलेगा। आज तो हमारी लॉटरी लग गई। उसने तुरंत आदेश दिया, पूरा घर छान मारो, एक भी कोना मत छोड़ना। थोड़ी ही देर बाद एक आदमी चिल्लाया, अरे यहां मीट भी रखा हुआ है। उधर डोरथी पूरे समय बिस्तर के नीचे छिपी हुई कांप रही थी। तभी एक आदमी अविश्वास से बोला, क्या उस कमीने ने सच में वुल्फ का शिकार किया है? उसी समय लिजी दौड़ती हुई अंदर आई और चिल्लाई, नहीं, उसे मत छुओ, वह सब हमारा है। पीले बालों वाला आदमी तिरस्कार से हंसा। देखो जरा इस औरत को, पहले तो हमारे सामने मुंह तक नहीं खोलती थी, अब हस्बैंड मिल गया है तो तेवर दिखा रही है। यह कहकर उसने लिजी को जोर से धक्का दिया। लिजी जमीन पर गिर पड़ी। कांपते हुए वह उठने की कोशिश करने लगी। तभी उसकी नजर बिस्तर के नीचे छिपी हुई डॉर्थी पर पड़ी। उस पल लिजी की नजर बिस्तर के नीचे छिपी हुई डॉर्थी पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे देखा, उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। अगर उन आदमियों ने डॉर्थी को देख लिया तो वे उसके साथ क्या करेंगे, इसकी कल्पना भी लिजी नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने तुरंत ऐसे दिखाया मानो उसने किसी को देखा ही न हो। उधर बिस्तर के नीचे छिपी डॉर्थी ने डर के मारे अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मैं हमेशा इसलिए नफरत की जाती थी क्योंकि मैं एक बुरी बच्ची थी जो हमेशा अकेले छिप जाती थी। अब मैं क्या करूं? उसने मन ही मन सोचा। वह बिल्कुल भी नहीं हिली। उधर पीले बालों वाला आदमी लिजी का मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे इसका चेहरा तो देखो, लगता है नया हस्बैंड मिलते ही इसे जिंदगी जीने लायक लगने लगी है। दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, अगर माउंटेन गार्डियन को पता चल गया तो? पीले बालों वाला आदमी बेपरवाही से हंसा, तो क्या हुआ, उसे हमारी लैंग्वेज समझ ही नहीं आती? जब तक हम चुप रहेंगे कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरे आदमी फिर भी चिंतित थे। अगर पकड़े गए तो मुश्किल हो जाएगी। माउंटेन गार्डियन जैसे लोग आसानी से नहीं मिलते। अगर वह आदमी यहां से चला गया तो हमारे लिए बुरा होगा। इतना कहकर पीले बालों वाले आदमी ने लिजी को बेरहमी से पकड़ लिया और दरवाजे की ओर घसीटने लगा। चलो जंगल चलते हैं, मैं इसे लेकर जाता हूं, तुम लोग सारा सामान उठा लो। लिजी पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन कुछ बोलने से पहले ही वह आदमी उसे घूरते हुए बोला, अगर अपने हस्बैंड जॉन को इसके बारे में बताया तो याद रखना, हम आधी रात को आएंगे और इस झोपड़ी को तुम्हारे साथ जला देंगे। धमकी देने के बाद वे लोग लिजी को घसीटते हुए वहां से चले गए। घर के अंदर गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद डॉर्थी कांपते हुए बिस्तर के नीचे से बाहर निकली। उसकी आंखों में आंसू भर आए। लिजी को अपने साथ ले गए। उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। डर के कारण उसकी सांसें तेज हो गईं। अगर वह वापस ही नहीं आई तो? वह जोर से चिल्लाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही आवाज निकलने वाली थी, उसने तुरंत दोनों हाथों से अपना मुंह बंद कर लिया। उसे डर था कि कहीं बाहर मौजूद आदमी उसकी आवाज न सुन लें। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। सिसकते हुए वह धीरे से बोली, जॉन, आप कहाँ हैं? प्लीज जल्दी आ जाइए। इतना कहते ही डॉर्थी फूट फूट कर रोने लगी। उधर जॉन वापस लौट रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, आज का दिन सच में बहुत लंबा था।
उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। तभी पीछे से बूढ़े आदमी ने उसे आवाज दी। जॉन सम्मान से उसकी ओर मुड़ा और सिर झुका दिया। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, आज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उसी समय जॉन के कानों में दूर से एक हल्की सी आवाज पड़ी। जैसे ही उसने वह आवाज सुनी, उसका चेहरा पल भर में बदल गया। आवाज डॉर्थी के रोने की थी। उसके दिल में अचानक बेचैनी दौड़ गई। डॉर्थी कभी इस तरह नहीं रोती। क्या घर पर कुछ हुआ है? कहीं लिजी या डॉर्थी के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ? यही बातें उसके दिमाग में बार बार घूमने लगी। अगले ही पल वह पूरी रफ्तार से घर की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही जॉन वहां पहुंचा, उसने एक पल भी नहीं गंवाया। सीधे उसने लाल बालों वाले आदमी के चेहरे पर इतना जोरदार पंच मारा कि वह तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा। बाकी लोग यह देखकर दंग रह गए। जॉन बिना रुके दूसरे आदमी की ओर बढ़ा, जिसने वुल्फ हाइड पहन रखा था। एक ही नी स्ट्राइक में उसने उसे भी जमीन पर गिरा दिया। फिर उसकी नजर पीले बालों वाले आदमी पर टिक गई। उसने उसे कमर से कसकर पकड़ लिया और पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। उसके बाद जॉन ने लगातार उस पर मुक्कों की बारिश शुरू कर दी। हर पंच में उसका गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। उसके मन में केवल एक ही बात चल रही थी, इंसानों की फितरत बहुत गंदी होती है। एक बार उन्होंने तुम्हें कमजोर समझ लिया तो सब खत्म हो जाता है। कुछ देर बाद जॉन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके शरीर से इतनी भयानक ऑरा निकल रही थी कि वहां मौजूद हर इंसान उसे महसूस कर सकता था। उसकी आंखों में जलता हुआ क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। इन लोगों के दिल में ऐसा डर बैठाना होगा कि दोबारा कभी ऐसी हरकत करने की हिम्मत न करें। यह सोचकर वह फिर से पीले बालों वाले आदमी की ओर बढ़ा। उसी समय पीछे से किसी की आवाज आई। जॉन जैसे ही पीछे मुड़ा, उस आदमी ने मौका देखकर हथियार से हमला करने की कोशिश की, लेकिन जॉन ने बिजली की तेजी से उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार ऐसा लग रहा था कि वह उसे बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं है। उसके भीतर का गुस्सा अब पूरी तरह फूट चुका था। तभी बूढ़ा आदमी वहां पहुंच गया और जोर से चिल्लाया, मैं कह रहा हूं, शांत हो जाओ। फिर उसने सख्त आवाज में कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम्हारी बेटी कितनी डरी हुई है? यह सुनते ही जॉन ने घर की ओर देखा। दरवाजे के पास डॉर्थी खड़ी थी। वह अब भी बुरी तरह रो रही थी। जैसे ही जॉन ने उसे देखा, उसके भीतर का सारा गुस्सा पल भर में गायब हो गया। उसके शरीर से निकल रही भयानक ऑरा भी शांत हो गई। उसके चेहरे पर फिर से वही नरमी लौट आई। लिजी यह सब चुपचाप देख रही थी। उसने मन ही मन सोचा, यह आदमी तो हमेशा इतना शांत और दयालु लगता था, जैसे इसे गुस्सा करना ही नहीं आता। लेकिन आज यह इतना भयानक हो गया था। उसकी नजर जमीन पर पड़े घायल आदमियों पर गई। एक पल के लिए मुझे लगा था, कहीं मेरी भी यही हालत न हो जाए जैसे इन लोगों की हुई है। डर की एक लहर उसके शरीर में दौड़ गई। लेकिन जब उसने दोबारा जॉन की आंखों में देखा, तो उसका सारा डर गायब हो गया। वे आंखें उसे डराने वाली नहीं थीं। उनमें सिर्फ एक ही भावना थी, उसे हर हाल में सुरक्षित रखने की। लिजी ने महसूस किया, उसे लगता है कि मैं उससे डर गई हूं। जॉन धीरे धीरे उसके पास आया और प्यार से उसका नाम पुकारा। लिजी ने अपने कांपते हुए हाथों की ओर देखा। मेरे जैसी बेकार औरत की परवाह उसे इतनी क्यों है? उसने मन ही मन सोचा, अब मुझे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं कांप क्यों रही हूं? उसका दिल कसकर भर आया। हस्बैंड, प्लीज ऐसा दुखी चेहरा मत बनाइए। मैं आपसे बिल्कुल नहीं डरती। वह यह बात कहना चाहती थी, लेकिन दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझते थे। धीरे धीरे लिजी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने प्यार से जॉन का हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ की गर्माहट पूरे शरीर में फैल गई। उसी पल उसका सारा डर पिघल गया। बहुत लंबे समय बाद उसे पहली बार पूरी तरह सुरक्षित महसूस हुआ। उसकी आंखों में आंसू भर आए। कांपती हुई आवाज में उसने जॉन का धन्यवाद किया। जॉन ने भी धीरे से उसका नाम लिया। लीजी। भावनाओं से भर चुकी लीजी खुद को रोक नहीं सकी। वह आगे बढ़ी और जॉन को कसकर गले लगा लिया। जॉन पहले थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसने भी उसे प्यार से अपनी बाहों में भर लिया। धीरे से उसने कहा, थैंक यू। यह सुनकर लीची और भी उलझ गई। उसने मन ही मन सोचा, ये मेरा धन्यवाद क्यों कर रहे हैं? अगर किसी को थैंक यू कहना चाहिए तो वह मुझे कहना चाहिए। थोड़ी दूर खड़ी डॉर्थी यह सब चुपचाप देख रही थी। लेकिन जहां जॉन और लिजी के बीच भावनाएं उमड़ रही थीं, वहीं डॉर्थी का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उसका शरीर अब भी कांप रहा था। लिजी ने उसे देखा और घबराकर पुकारा, डॉर्थी। वह तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ी। उधर जॉन ने उनके पीछे जाने की बजाय बाहर ही रुकना सही समझा।
वह जानता था कि इस समय दोनों लड़कियों को अकेले बात करने की जरूरत है। लिजी डॉर्थी के पास पहुंची और प्यार से पूछा, डॉर्थी, क्या तुम ठीक हो? लेकिन पास पहुंचते ही उसने देखा कि डॉर्थी का पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। डॉर्थी खुद भी शांत नहीं हो पा रही थी। उसके दिमाग में एक ही बात बार बार घूम रही थी, मैंने ही मदद के लिए पुकारा था। लेकिन जॉन के इतने बड़े बड़े मुक्के अपनी आंखों के सामने चलते देखना बहुत डरावना था। उसके मन से वह भयानक दृश्य निकल ही नहीं रहा था। उसे बार बार अपनी स्टेप मदर और लिजी के सूजे हुए चेहरे याद आने लगे, जब उन्हें बेरहमी से पीटा गया था। उनके चेहरे लाल, नीले और पीले रंग के भयानक ब्रूजेस से भरे हुए थे। जितना ज्यादा डॉर्थी उन दर्दनाक दृश्यों को याद करती, उतना ही उसका दिल डर से भर जाता। उसे बार बार ऐसा महसूस होने लगा कि एक दिन उसका चेहरा भी बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। सिर्फ यह ख्याल ही उसे पूरी तरह बेबस कर देने के लिए काफी था। धीरे धीरे डॉर्थी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन रोते हुए भी उसके मन में अतीत की एक और दर्दनाक याद लौट आई। उसे किसी की कठोर आवाज याद आई, रोना मत, अगर रोओगी तो और ज्यादा पिटाई होगी। ये निर्दयी शब्द उसके दिल में इतने गहराई से बस चुके थे कि आज भी वह अपनी कमजोरी दिखाने से डरती थी। अपने आंसू रोकने की कोशिश करते हुए डॉर्थी कांपती हुई आवाज में बोली कि उसे तुरंत लिजी से माफी मांगनी है। उसे लगता था कि गलती उसी की थी। डरते हुए उसने कहा कि उसे इस बात का बहुत भय है कि कहीं लिजी भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार न करने लगे जैसा उसकी स्टेप मदर किया करती थी। कांपते हुए डॉर्थी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और धीमी आवाज में कहा, आई एम सॉरी, मैं आपकी मदद करने की बजाय छिप गई थी। प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ना, गलती मेरी थी। इतना कहते ही उसके दिल में दबा हुआ सारा अपराध बोध एक साथ बाहर निकल आया। उसे सचमुच लगता था कि उसने सबसे मुश्किल समय में लिजी का साथ छोड़ दिया था, और फिर से अकेला छोड़ दिए जाने का डर उसे किसी भी चीज से ज्यादा डरा रहा था। लेकिन जैसे ही लिजी ने उसकी बात सुनी, उसने बिना एक पल गंवाए डॉर्थी को अपनी बाहों में भर लिया। उसे कसकर गले लगाते हुए उसने प्यार से कहा, डॉर्थी, तुम कैसी बातें कर रही हो? जब हमारी नजरें मिली थीं, तब मैंने सिर्फ इसलिए अनजान बनने का नाटक किया था क्योंकि मुझे डर था कि वे लोग तुम्हें भी ढूंढ लेंगे। उसकी आवाज बहुत नरम और सुकून देने वाली थी। वह चाहती थी कि डॉर्थी समझ जाए कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। लिजी ने फिर प्यार से कहा, डॉर्थी को किसी भी बात का जरा सा भी गिल्ट महसूस करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यह सुनकर डॉर्थी ने आंसुओं भरी आंखों से उसकी ओर देखा और धीरे से पूछा, सच? उसकी आवाज में ऐसा लग रहा था जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि कोई उसके साथ इतनी दयालुता से भी पेश आ सकता है। लिजी मुस्कुराई और बोली, तुम डर गई थी, है ना? लेकिन अब सब ठीक है, क्योंकि पापा आ गए हैं। पापा? डॉर्थी ने हैरानी से दोहराया। लेकिन मेरे पापा तो मर चुके हैं। उसके लिए यह बात समझना बहुत मुश्किल था। लिजी ने धीरे से पूछा, डॉर्थी, क्या तुम्हें पता नहीं कि जॉन कौन है? डॉर्थी ने उलझन में कहा, जॉन? वो तो आपके हस्बैंड हैं। लिजी मुस्कुराई और सिर हिलाया। हाँ, जॉन मेरे हस्बैंड हैं, इसीलिए वही डॉर्थी के पापा भी हैं। यह सुनते ही डॉर्थी की आंखें बड़ी हो गईं। वह धीरे से बुदबुदाई, पापा, मानो वह इस शब्द का मतलब समझने की कोशिश कर रही हो। लिजी ने आगे समझाया, मैं तुम्हारी स्टेप मदर हूं, है ना? डॉर्थी ने धीरे से सिर हिलाया। लिजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अगर तुम मेरी बेटी हो तो जॉन तुम्हारे पापा हुए। डॉर्थी को अपनी ही सुनाई बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने धीरे धीरे बाहर खड़े जॉन की ओर देखा। उसे देखते हुए वह फुसफुसाई, क्या वो मेरे पापा हैं? लिजी ने पूरे विश्वास के साथ जवाब दिया, हाँ, लेकिन जॉन तुम्हारे पुराने पिता जैसे नहीं हैं। वे हमें मारते नहीं, हमारी रक्षा करते हैं। उन शब्दों में ऐसी गर्माहट थी जो डॉर्थी ने शायद पहली बार महसूस की। पहली बार उसके जीवन में पापा शब्द डरावना नहीं लगा। उसने फिर जॉन की ओर देखा, फिर मासूमियत से पूछा, तो जॉन ने उन बुरे लोगों को इसलिए मारा क्योंकि वो डॉर्थी के पापा हैं, क्योंकि मैंने उनसे मदद मांगी थी? वह खुद ही अपने शब्द दोहराने लगी। धीरे धीरे उसने फिर बाहर खड़े जॉन को देखा। उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट भरने लगी। फिर जाने अनजाने वह बार बार खुशी से पुकारने लगी, पापा, पापा, पापा। उसके मन में एक साथ अनगिनत ख्याल आने लगे। इतने बड़े चेहरे वाले, इतना बड़ा शरीर, इतने बड़े हाथ पैर, यही डॉर्थी के पापा हैं। एक बहुत ताकतवर और शानदार पापा जो डॉर्थी और लिजी दोनों की रक्षा करते हैं। घर के अंदर होने की वजह से जॉन उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था,
लेकिन डॉर्थी अपनी भावनाएं रोक नहीं सकी। वह दौड़ती हुई बाहर उसकी ओर भागी। भागते हुए उसके मन में एक एक करके बातें आती रहीं। ये मुझे कभी नहीं मारते, रात को सोते समय मुझे अपने पास सुलाते हैं, मुझ पर मुस्कुराते हैं, मुझे मीट खिलाते हैं, और इन्होंने ही मुझे मेरा नाम दिया। डोरथी के लिए ये छोटी छोटी बातें दुनिया की सबसे कीमती चीज थीं। उसका दिल खुशी से भर उठा। जिस इंसान ने मुझे मेरा नाम दिया वही मेरे पापा हैं, कितना अच्छा है। वह लगातार पुकारती रही। दौड़ते दौड़ते वह जॉन के बिल्कुल पास पहुंच गई। जॉन ने पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही उसने डोरथी को चमकती आंखों से पापा कहते हुए देखा, उसका चेहरा पूरी तरह नरम पड़ गया। बिना देर किए उसने डोरीथ को अपनी बाहों में उठा लिया और हवा में ऊंचा उठा दिया। हालांकि वह उसके शब्द पूरी तरह नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उसके दिल की भावना वह समझ गया। उसने मन ही मन सोचा, डोरथी बार बार ऐसे वर्ड्स बोल रही है जिन्हें मैं नहीं जानता, फिर भी न जाने क्यों मुझे लगता है कि मैं उनका मतलब समझ रहा हूं। उसने प्यार से डोरथी के सिर पर हाथ फेरा। कुछ ही पल बाद उसने अचानक भौहें सिकोड़ ली। ये कैसी स्मेल है? अगले ही पल उसे समझ आ गया। अरे! डोरथी ने डर के मारे अपने कपड़े गीले कर दिए। यह समझकर भी उसके चेहरे पर हल्की सी बेबस मुस्कान आ गई। डोरथी की मासूम खुशी देखकर उसे उस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। उसने तुरंत सोचा, मुझे इसके कपड़े अभी बदलने होंगे, नहीं तो इसे ठंड लग जाएगी। उसी समय लिजी भी बाहर आ गई। जैसे ही वह उनके पास पहुंची, जॉन ने उसे भी अपनी बाहों में खींच लिया। अब उसकी बाहों में डोरथी और लिजी दोनों थीं। पहली बार वे सचमुच एक पूरे परिवार जैसे लग रहे थे। तभी डोरथी की नजर पीछे पड़ी। वह अचानक जोर से चिल्लाई, मीट! उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। बिना एक पल गंवाए वह उसकी ओर दौड़ पड़ी। जॉन और लिजी हैरानी से उसे देखते रह गए। डोरथी भागकर जमीन पर पड़े आदमियों के पास पहुंची और पास रखी एक भारी बास्केट के सामने रुक गई। इतनी छोटी होने के बावजूद उसने पूरी ताकत से उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन बास्केट बहुत भारी थी। वह जरा भी नहीं हिली। फिर भी डोरथी ने हार नहीं मानी। दांत भींचकर उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसे इतनी मेहनत करते देख जॉन और लिजी उसकी मदद के लिए आगे बढ़े, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही डोरथी ने धीरे धीरे बास्केट उठानी शुरू कर दी। यह देखकर जॉन हैरान रह गया। उसने मन ही मन कहा, कमाल है, मीट के लिए इसका जुनून सच में बहुत डरावना है। जॉन आगे बढ़ा और उसकी मदद करते हुए बास्केट उठा ली। डोरथी अपने पापा को इतनी आसानी से भारी बास्केट उठाते देखकर खुशी से चमक उठी। उसे इतनी प्रशंसा भरी नजरों से देखते हुए जॉन मन ही मन मुस्कुराया। सिर्फ मीट की एक बास्केट उठाने पर किसी बच्चे की नजरों में हीरो बन जाना, सच में हीरो बनना तो बहुत आसान है। उधर लिजी ने आवाज लगाई, मीट अंदर ले आइए, और डोरथी को भी, बाहर अभी भी खतरा है। जॉन ने शांत होकर सिर हिलाया। कुछ ही देर बाद तीनों मीट लेकर घर के अंदर चले गए। अब घर का माहौल बाहर की हिंसा से बिल्कुल अलग, गर्मजोशी और सुरक्षा से भरा हुआ था। सब कुछ ठीक करने के बाद जॉन अकेले बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर आया, उसके चेहरे की सारी नरमी गायब हो गई। उसकी जगह फिर वही भयानक गुस्सा लौट आया। वह अब भी उन तीनों आदमियों को माफ करने के लिए तैयार नहीं था। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, इनका हमेशा के लिए अंत कर दूं, ताकि ये दोबारा कभी मेरे परिवार की तरफ देखने की भी हिम्मत ना करें। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, बूढ़ा आदमी उसके सामने आकर दृढ़ आवाज में बोला, अब और किसी इंसान को मारना या उसकी जान लेना मना है। उन शब्दों को सुनते ही जॉन ने तुरंत बूढ़े आदमी की ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, क्या आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं इन्हें न मारूं? बोलते हुए भी उसके मन में कई विचार चल रहे थे। सही बात है, अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया या फिर दोबारा गुलाम बना दिया गया तो सब खत्म हो जाएगा। बस यही सोच उसे धीरे धीरे शांत होने पर मजबूर कर रही थी। अब वह सिर्फ अपने बारे में सोचकर फैसला नहीं ले सकता था। अब उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। जॉन ने जमीन पर पड़े उन आदमियों को गुस्से से घूरते हुए दांत भींचकर कहा, हरामजादो। लेकिन उसके मन के भीतर विचार उससे भी ज्यादा खतरनाक थे। अब मैं अकेला नहीं हूं, लेकिन मैं तुम सबके चेहरे कभी नहीं भूलूंगा। अगर दोबारा हमारी मुलाकात हुई तो तुम्हें मौत से भी बदतर सजा मिलेगी। उसकी किलिंग इंटेंट बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई थी। वह सिर्फ अपने गुस्से को अभी के लिए दबा रहा था। थोड़ा शांत होने के बाद जॉन की नजर बाहर बिखरे हुए सामान पर पड़ी। उसने सोचा, कम से कम ये सब तो साथ ले जाना चाहिए। पहाड़ों में हर चीज की कीमत होती है। यहाँ जीने के लिए खुद पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर काम की चीजें यूं ही छोड़ दी तो बाद में हमें ही परेशानी होगी।
तभी उसने घर के अंदर झांका। वहां लिजी और डॉर्थी साथ बैठी हुई थीं। दोनों पहली बार सचमुच सुरक्षित और खुश दिखाई दे रही थीं। उन्हें देखते ही उसके चेहरे की सारी कठोरता नरम पड़ गई। कुछ पल के लिए उसका सारा गुस्सा शांत हो गया। बिना कुछ कहे उसने बाहर पड़ा सारा सामान उठाया और घर के अंदर ले गया। अपनी वाइफ और बेटी की ओर लौटते हुए उसके दिल में एक ही विचार गूंज रहा था। एक बार परिवार खोना ही काफी था। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय झलकने लगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन दोनों की हर हाल में रक्षा करूंगा। जॉन ने प्यार से लिजी के बालों पर हाथ फेरा। उसके चेहरे पर बने घावों को देखकर वह परेशान हो गया। उसने मन ही मन सोचा, काश मुझे हीलिंग मैजिक आती तो मैं इसके सारे घाव एक पल में ठीक कर देता। यह सोचकर उसे खुद पर अफसोस हुआ। लिजी ने उसकी चिंता समझ ली। उसने धीरे से अपना हाथ जॉन के गाल पर रखा और इशारों से बताया कि वह बिल्कुल ठीक है। फिर दोनों हाथों से उसने जॉन के होंठों को हल्का सा ऊपर खींच दिया, मानो उसे मुस्कुराने के लिए कह रही हो। जॉन उसकी इस हरकत से थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अचानक उसने लिजी को अपनी बाहों में उठा लिया। लिजी शर्माकर उसकी ओर देखने लगी। घबराकर जॉन ने समझाया, जमीन बहुत ठंडी है, इसलिए। लेकिन तभी उसकी नजर लिजी के चेहरे पर गई। वह अचानक चौंक गया। उसके चेहरे के सारे चोट के निशान गायब हो चुके थे। जॉन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। क्या मेरी मैजिक ट्रेनिंग का असर शुरू हो गया? उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। आखिरकार मैं हीलिंग मैजिक इस्तेमाल कर सकता हूं। उधर लिजी उसे हैरानी से देख रही थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि जॉन अचानक इतना खुश क्यों हो गया। अगले दिन गांव के एक दूसरे हिस्से में एक गुस्साई औरत पास खड़े मुर्गे को लात मारते हुए चिल्लाई, ये बेवकूफ मुर्गा तो पागल हो गया है, अपने मालिक को भी नहीं पहचानता। पास खड़ा आदमी शांत स्वर में बोला, क्या माउंटेन गार्डियन को थोड़ा सा कपड़ा देना तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? औरत झुंझलाकर बोली, कपड़ा देना ही था तो इतना महंगा कपड़ा क्यों दिया? मैंने उसे पूरे 10 साल तक संभाल कर रखा था। आदमी ने गहरी सांस ली। मुझे पता है, लेकिन मजबूरी थी। वह आदमी देखने से ही लगता है कि लड़ाई में माहिर है। कुछ देर रुककर उसने गंभीर स्वर में कहा, अगर इस साल और लोग मरे या घायल हुए तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। फिर उसने पत्नी की ओर देखकर कहा, तुम सिर्फ सामने की चीज देखती हो, दूर की नहीं। औरत ने नाराज होकर पूछा, आखिर ऐसा क्या बड़ा फायदा दिख रहा है तुम्हें? गांव का मुखिया हल्का सा मुस्कुराया। कल मैंने साफ देखा था। जब वह यहां आया था तब उसके शरीर पर जो घाव नहीं थे, बाद में वे घाव अविश्वसनीय गति से भर रहे थे। अचानक उसके दिमाग में सब कुछ साफ हो गया। गस सही कह रहा था। माउंटेन गार्डियन एक मेज है, और सिर्फ मेज ही नहीं, बल्कि हीलिंग मेज। उसके चेहरे पर लालची मुस्कान फैल गई। मुझे उसे बहुत सावधानी से संभालना होगा। इतने ताकतवर हीलिंग मेज को पाने के लिए बड़े बड़े नोबल्स भी कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। वह और ज्यादा मुस्कुराया। अगर रॉयल फैमिली को उसके बारे में पता चल गया तो मैं उससे बहुत बड़ी दौलत कमा सकता हूं। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई देने लगा। अगर सब योजना के अनुसार हुआ तो मुझे पूरी जिंदगी गांव का मुखिया बनकर नहीं रहना पड़ेगा। उसने धीरे से चारों ओर देखा और आवाज धीमी कर ली, अभी गांव में किसी को नहीं पता कि हमारे बीच एक हीलिंग मैज रहता है। ये लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि ऐसी बात समझ सकें। लेकिन अगर खबर फैल गई तो नोबल्स या गिल्ड वाले उसे मुझसे पहले ले जाएंगे। कुछ सोचकर उसने कहा, इस बात पर मैं सिर्फ ओल्ड गस पर भरोसा कर सकता हूं। जब तक गस उस पर नजर रखेगा, मैं ऐसे नोबल्स ढूंढूंगा जो हीलिंग मैच के लिए ढेर सारा पैसा देने को तैयार हों। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, माउंटेन गार्डियन की वाइफ से दोस्ती करने की कोशिश करना। गस के अनुसार वह आदमी बहुत तेज दिमाग का है और शिकार भी बहुत जल्दी सीख गया है। उसका चेहरा गंभीर हो गया। अगर हम सावधान नहीं रहे तो उसे पता चल जाएगा कि हम लॉर्ड का सामान चुराकर अपने पास रख रहे हैं। फिर मुस्कुराते हुए बोला, और मैंने सुना है उसे अपनी नई वाइफ से बहुत प्यार है। अगर तुम उसकी वाइफ से दोस्ती कर लोगी तो शायद हमें रैबिट की खाल बहुत सस्ते में मिल जाएगी। उसकी पत्नी ने सिर हिलाया। ठीक है, वैसे भी यहां बात करने के लिए ज्यादा औरतें नहीं हैं। इतना कहकर वह वहां से चली गई। उसके जाने के बाद मुखिया आग की लपटों को देखते हुए सोचने लगा, माउंटेन गार्डियन की झोपड़ी से जो सामान हमने लिया था उसमें से कुछ वापस कर देना चाहिए। वह धीरे से बोला, अब तक जितने लोग यहां आए उनसे वह बिल्कुल अलग है। अगर हमने अभी से सावधानी नहीं बरती तो आगे बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। आग में लकड़ी डालते हुए उसने लंबी सांस ली। कुछ पाने के लिए थोड़ा खोना भी पड़ता है। कुछ दिन बाद
सुबह की हल्की धूप जॉन की लकड़ी की झोपड़ी में फैल रही थी। जॉन तैयार होते होते लिजी की ओर देखने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आज भी लिजी बहुत खुश लग रही है। शायद विलेज चीफ को लगा कि एक कपड़ा काफी नहीं था, इसलिए उसने आज सुबह और भी सामान भेज दिया। वह लिजी को बच्चों की तरह खुश होकर सारे गिफ्ट्स देखते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर बेबस मुस्कान आ गई। जब इसके चेहरे के सारे घाव गायब हुए थे, तब भी यह इतनी खुश नहीं हुई थी। वह मन ही मन सोचने लगा, लिजी को देखकर लगता है कि जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों की भी कितनी बड़ी कीमत होती है। हर बार इसे देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे यह मुझे सिखा रही हो कि छोटी चीजों में भी खुशी कैसे ढूंढी जाती है। उसकी नजरें और भी नरम हो गईं, और शायद इसी वजह से मैं इससे प्यार करता हूं। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। मेरे लिए यही औरत मेरी पूरी दुनिया है। तैयार होकर जॉन ने लिजी की ओर देखा। मैं अब जा रहा हूं। हर दिन की तरह लिजी ने उसकी बात बड़े प्यार से दोहराई। दोनों कुछ देर तक अपने ही प्यारे माहौल में खोए रहे। फिर जॉन बाहर निकल गया। दरवाजे पर खड़ी लिजी उसे मुस्कुराकर हाथ हिलाती रही। कुछ देर बाद जॉन ओल्ड गस के घर पहुंचा। आज दोनों रैबिट का शिकार करने वाले थे, लेकिन यह सोचते ही जॉन का चेहरा अजीब सा हो गया। क्या मैं सच में रैबिट का शिकार कर पाऊंगा? समस्या शिकार नहीं थी, समस्या थी डॉरथी। उसे हर रैबिट में डॉरथी का चेहरा दिखाई देने लगा। उसने गहरी सांस ली। मैं एक हंटर हूं, मुझे इतना सॉफ्ट हार्टेड नहीं होना चाहिए। लेकिन चाहे जितनी कोशिश करे, रैबिट की जगह उसे सिर्फ अपनी रैबिट जैसी प्यारी लिजी ही दिखाई देती। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। जब भी रैबिट के बारे में सोचता हूं, मुझे अपनी रैबिट जैसी वाइफ याद आ जाती है। फिर मैं उसका शिकार कैसे करूं? अपने मन को किसी तरह समझाकर वह जंगल के अंदर बढ़ गया। घने पेड़ों की लंबी परछाइयां जमीन पर फैली हुई थीं। वह धीरे से बुदबुदाया, अगर रैबिट मिला भी, तो बस यही उम्मीद है कि वह बहुत बदसूरत हो। उसी समय घनी झाड़ियों के भीतर अचानक कुछ हिला। अंधेरे में दो चमकती हुई लाल आंखें धीरे धीरे दिखाई देने लगीं। कोई उन्हें चुपचाप देख रहा था। कुछ देर बाद जॉन झोपड़ी से बाहर निकला और ताजी हवा में गहरी सांस ली। सुबह का वातावरण बेहद शांत था। वह मन ही मन बोला, पानी भी भर लिया, फायरवुड भी काट ली, और अभी भी मेरे पास थोड़ा समय बचा हुआ है।